तो डीबीपी से करेंगे शुरुआत, है ना। हम्म। क्या हो गया? नहीं, नहीं जाना आप। अंदर बैठो आप। अब नहीं जाना। अंदर बैठो। चलो जाओ। तो डीबीपी का मॉड्यूल है किसी के पास? मेरे पास है नहीं मॉड्यूल, है ना। तो किसी का मॉड्यूल दो। आंसर देखता हूं मैं, बता पाया तो। फर्स्ट का आंसर है शायद एबीसी। फर्स्ट का आंसर एबीसी है। सेकंड का आंसर ए एंड सी। सेकंड का ए एंड सी। थर्ड का आंसर है एबीसीडी। थर्ड का आंसर एबीसीडी है। फोर्थ का आंसर है आ, एक तो शायद सी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू इज 1/8। मैक्सिमम वैल्यू इज 1/8। तो मेरे हिसाब से कितना आता है वो? ये आ जाता है शायद कैलकुलेट करने पर। अभी देखता हूँ, आंसर बताता हूँ मैं एक सेकंड कैलकुलेट करके। ये आता है मेरे हिसाब से cos⁴ माइनस cos² प्लस 1/8 आ जाता है ना। तो ये t² माइनस थ्री प्लस 1/8। टी 0 से 1 में है तो टी बराबर हाफ आ जाता है ना। तो हाफ पर वैल्यू आएगी 1/4 माइनस 2/4 एंड प्लस 1/8। तो 1/8 माइनस 1/4 इज 3/8। तो कितना आ रहा है? -1/8। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/8। तो आंसर इज बीसीडी। बीसीडी द करेक्ट आंसर एंड मीनिंग वैल्यू इज -1/8। मीनिंग वैल्यू -1/8 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1/8 आ जाएगी। 5 का आंसर है नहीं नहीं, नहीं नहीं, करेक्शन नहीं सही है आंसर। आंसर इज 3। सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम इज 3। एम इज 3। ए की वैल्यू आएगी एम बराबर 3 और 3 इज द ओनली आंसर। नहीं नहीं, नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं तो आंसर लिख लो आप, है ना। मुझे ज्ञान मत दो कि मैं आंसर लिखा रहा हूं। मेरा आंसर लिख लो आप, फिर डिस्कस करने पर लगेगा गलत है तो मैं बता, अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आंसर मुझे पता नहीं दो, आप मुझे ज्ञान देने लग जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो आप। आंसर एक ही आएगा, एम की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज एम बराबर 3। तो अगर एक ही आएगी तो उनका सम भी 3 आ जाएगा ना। आंसर शायद 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? तो 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी शायद आंसर दे रखे हैं आपको। 6 का आंसर दे रखा है, 7 का आंसर है बी, और 8 का आंसर है विल लाई इन द डोमेन सी। सी 8 का आंसर सी। तो 7 का आंसर बी है और 8 का आंसर सी है ना। अब डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे अपन ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा देंगे ना। उनको बोलो आगे देखें वो, है ना। हाँ आप, बिल्कुल आप इससे बोल रहा हूँ। सेकंड में को डाउट हो, आसान है। वो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे या ग्रुप 2, उसके लिए डाई थ्रो कर रहे हैं। 5 और 8 आएगा तो 2/6, अदरवाइज 4/6। फिर वहां से निकाला तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ गया ना। थर्ड में को डाउट हो, वही मैंने एक सवाल करा था छोटा सा आपको, ए और बी निकालने वाला, वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगा दिया। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखी, क्योंकि उन्होंने ए भी पूछा है हमसे। लिमिट अप्लाई करके देखा, लिमिट अप्लाई करा मैंने एक्स अप्रोचिंग टू 1, तो नीचे वाला 0 पर आ रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर भी क्या आना चाहिए? ऊपर भी 0 आना चाहिए। तो ऊपर 0 कब आया? जब ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर -2। तो ए बराबर -2 रख दिया अब सवाल में हमने ना, कि जब ए बराबर -2 रखेंगे तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि ए ऑप्शन में बोल रखा है कि ए निकालना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जब लिमिट लगाई मैंने एक्स अप्रोचिंग टू 1, तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। इसलिए एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर भी 0 आए। तो जिससे मैंने एक्स बराबर 1 न्यूमरेटर में रखा और उसको 0 के बराबर इक्वेट करा, तो उससे ए इजिकल टू -2 आ गया। अब ए इजिकल टू -2 रख दो सवाल में है ना, तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और ए बराबर अगर मैं 2 रख दूंगा तो फिर मैं एक्स अप्रोचिंग टू 1 पर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन का जवाब दे पाऊंगा कि सी ऑप्शन में लिमिट आ रही है 4/3 या नहीं आ रही। ऐसे एक्स बराबर -2 पर करूंगा
कि अगर x बराबर माइनस टू पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो x बराबर माइनस टू पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? या सवाल करके आते नहीं आते अपन, या हम टाइम पास करते रहते हैं ना? तो रेस्पॉन्स आना चाहिए ना आपका, मतलब या फिर क्यों फिर हमसे मेहनत करवाते हो आप, क्यों डिस्कस करवाते हो रेगुलरली है ना? जब हम खुद करके नहीं आ सकते तो कम से कम इस बहाने मना कर दो भाई हम करके नहीं आते सर ये, ताकि कम से कम कोर्स आगे बढ़ सके अपना, है ना? पढ़ाने में टाइम लगा दें ज्यादातर फिर अपना, अटेम्प्ट करके नहीं आते तो, वरना रेस्पॉन्स आना चाहिए ना एकदम इमीडिएट। हम सवाल कर कर आ रहे हैं, आज ही कर कर आए हैं, कॉपी हमारे सामने होनी चाहिए, एकदम रेस्पॉन्स आना चाहिए ना अपना। फिर अपन दूसरे से भी मेहनत क्यों करवाते हैं? जब हम खुद किसी काम को नहीं कर पा रहे, हम कर आपके लिए रहे हैं, आप उस मेहनत को कर ही नहीं रहे, हमसे टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप जबरदस्ती। मेरे करने से आपको सवाल थोड़ी आ जाएगा करना, वो तो आपके करने से आएगा ना। तो कम से कम इतनी ऑनेस्टी रखें सर हम होमवर्क नहीं करके लाते, तो फिर आप भी डिस्कस मत करा करो पढ़ाने में। सर पढ़ाने जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करा दो हमारा, फिर हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, बोर्ड की तैयारी करनी होगी तो बोर्ड की तैयारी कर लेंगे ना, ऐसा कर लें फिर या तो अपन नहीं। फिर यार वरना रेस्पॉन्स तो आना चाहिए ना, कम से कम 2-3 बच्चों को बोलना चाहिए भाई ऐसा आ रहा है ना, कम से कम ये तो बोल ही सकते हैं अपन ना। तो ये सेम प्रोसेस हमने वहां फॉलो किया, जब x अप्रोचिंग टू माइनस टू निकाला और एग्जिस्ट कर रहा है तो x बराबर माइनस टू पर नीचे वाला जीरो आ रहा है, इससे लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर वाला भी जीरो आना जरूरी है। तो जिसे मैंने ऊपर रखा माइनस टू, उसको जीरो कर दिया और उससे a बराबर कितना आ गया, अगेन 13 आ गया। और फिर डी ऑप्शन का आंसर निकालने के लिए मैंने एक ही जगह का रख दिया 13, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी जाके हम उस लिमिटिंग वैल्यू को निकाल पाएंगे ना। 4 में को डाउट हो, 4 में मल्टीप्लाई कर दिया उसको मैंने, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, 4 को मैंने लिख दिया और लिखकर जो है वो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, ऐसे सेकंड और थर्ड एंगल भी सप्लीमेंट्री है हमारे पास, तो सप्लीमेंट्री का यूज कर लो आप। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला अगर लिखा हुआ है cos थीटा माइनस पाई बाई 8, तो लास्ट वाला विल बिकम cos थीटा प्लस पाई बाई 8, तो वो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8। ऐसे सेकंड वाला अगर cos थीटा माइनस 3 पाई बाई 8 है तो दैट विल बिकम cos थीटा प्लस 3 पाई बाई 8, तो वो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा ना। अब अगेन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो 22.5 है, वो 67.5 है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर पाई बाई 8, इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर पाई बाई 8। मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। तो जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, या मल्टीप्लाई करने के पहले भी इसको टी मान सकते हो चाहो तो आप, ताकि कम लिखना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई कर दो तो वी गेट cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1/8। 1/8 कैसे आया ये देख सकते हैं हम चाहें तो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा sin स्क्वायर पाई बाई 8 और cos स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा ना, sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8, ये ऐसा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हमें sin स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, एंड दिस विल बिकम sin स्क्वायर पाई बाई 4, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें सब आता है, अब इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज निकालेंगे तो मैक्स से मिनिमम अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो सी ऑप्शन तो फटाफट आ गया भाई, हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको टी मान सकते हैं ना, और टी मान के अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालूंगा, एफ ऑफ जीरो निकालूंगा तो एफ ऑफ जीरो का मतलब थीटा की जगह क्या रख दो आप, जीरो रख दो, तो 1/8 आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकलने वाला रेंज निकालनी, तो रेंज तो हमने क्वालिटी में पढ़ लिया था 11th क्लास के अंदर, लेट cos स्क्वायर थीटा बराबर टी, तो टी की रेंज आ गई 0 से 1, तो क्वालिटी बन गया और 0 से 1 में रेंज निकाल ली है। नो डाउट मिनिमम आएगा तो वर्टेक्स पर आएगा, और एक बाउंड्री पॉइंट रख देंगे हम। अब तो हमने फंक्शन भी पूरा पढ़ लिया ना, रेंज की सारी वेरायटी कवर कर ली हमने, तो cos स्क्वायर को थीटा को टी मानेंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैक्स वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/8 एंड मिनिमम विल बी -1/8। मिनिमम उन्होंने पूछा है, दोनों पूछे शायद, नेक्स्ट मैक्सिमम पूछा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है सवाल डी पर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ थीटा बराबर 0, तो ये एफ ऑफ थीटा बराबर 0 कर दिया हमने। यहां से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन? 0 से ओपन इंटरवल 0 से 2π, 0 को इंक्लूड करते हैं लेकिन 2π को इंक्लूड नहीं करते हैं ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 इंक्लूड होता है लेकिन 2π इंक्लूड नहीं होता। इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो इस इंटरवल में आते हैं उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहां से देखो cos स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो cos स्क्वायर थीटा निकाल लो आप फॉर्मूला लगा के ना, तो cos स्क्वायर थीटा को मैंने टी मान लिया, निकालना मुझे थीटा है ना, तो इट विल बिकम टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/8 बराबर 0, तो यहां से मैं रूट निकाल सकता हूं उसके ना, तो वी टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a।
तो ऐसा आ जाएगा। पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, अंदर 1/2 आ रहा है शायद, तो 1/2 आ रहा है ना, तो उससे कितना आ गया 1/2 एंड प्लस माइनस 1/2√2, ये ऐसा आ गया ना। अब इससे हमारे पास टी की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस साइन लेंगे और एक माइनस साइन ले लेंगे, तो टी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2√2 और एक आएगा टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2√2। लेकिन व्हाट इज टी, टी इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास है ना, और एक ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। थीटा निकालना है 0 से 2 पाई में, तो हम जानते हैं अगर कॉस थीटा 0 से 2 पाई में पॉजिटिव भी 2 बार होता है और नेगेटिव भी 2 बार होता है, पॉजिटिव भी वो 2 बार होगा, नेगेटिव भी 2 बार होगा। अब पहले तो देखते हैं ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1 में आएगा, 1 से बड़ा नहीं आ सकता, तो ये 0 से 1 में ही है, पॉजिटिव तो दिख ही रहा है, 1 से छोटा भी है, बिकॉज 1/√2 इज 0.707, तो 0.707 को भी 2 से और डिवाइड करना है, तो 0.3 समथिंग तो ये आएगा और 0.5 समथिंग ये आएगा, तो 0.8 ही आएगा लगभग ये ना, तो यानी 1 से छोटा है, यानी पॉसिबल है। अब यहां से कॉस थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 सॉल्यूशन, नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 सॉल्यूशन, तो 4 तो यहां से आ गए, ऐसे 4 वहां से आ जाएंगे। ये भी फिजिबल है क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि दिस इज, ये तो 0.5 है और 0.5 से भी छोटा आएगा, 0.3 समथिंग आएगा, तो यहां से भी कॉस थीटा की दो वैल्यू आएंगी, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर 2, नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर 2, तो 8 सोल्यूशन आ गए, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन सर 8। ये मैं इतना भी करके इसलिए बताता हूं ताकि जो बच्चा करके आता है ना उसका इंटरेस्ट बना रहा है बेचारे का, ये मैं इतना करके भी इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि अगर एक बच्चा भी करके आ रहा है तो वो मुझे बददुआ नहीं दे, यार सर मेहनत नहीं कर रहे मेरे लिए, ये इतना भी करके इसलिए बताते हैं हम भी अगर आपकी तरफ बन जाए ना, मक्कारी करने लग जाए, तो किसी का भी भला नहीं होगा उससे फिर ना। ये इतना करके भी मैं इसलिए बताता हूँ कि जो बच्चा इंटरेस्ट से रोज करके आ रहा है ना, उसका इंटरेस्ट बरकरार रख सकूं मैं ना खुद, उसका इंटरेस्ट मेरे कारण खत्म नहीं हो जाए सब्जेक्ट से, यार कम से कम मैं करके आता हूँ, सब बता देते हैं यार ठीक है कर लेते हैं ना, या कोई कम करके आता है उसकी इच्छा होती है यार मैं मिस कर गया इस सवाल को, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए वापस, यार चलो मैं नहीं करके आया, सर ने बता दिया, इससे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, इतना कर करके मैं इसलिए बताता हूँ ना, वरना छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं अपन चाहे तो इन चीजों को है ना। तो जो अगर कर रहे हैं आपके लिए तो उसको आप भी उसमें इंटरेस्ट लिया करो उस चीज के अंदर है ना, तभी जाके वो बात बनेगी अपनी है ना, वरना बात बन ही नहीं सकती अपनी है ना। इसके बाद 5 में आ गए, 5 में अब आंसर 2 लगते हैं, एक तो -1 आता है और एक 3 आता है। अगेन काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें हम चाहते हैं उसके एग्जैक्टली 3 रूट आए हमारे पास, एग्जैक्टली 3 डिफरेंट रियल रूट्स, वैसे तो रूट 4 आएंगे लेकिन 3 ही आना चाहिए, एग्जैक्टली 3 डिफरेंट रियल रूट का मतलब एक रूट को रिपीट करना चाहिए, जैसे मान लो पहली क्वाड्रेटिक है उसके रूट आ गए 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल, दूसरी क्वाड्रेटिक है उसके रूट आ गए 3 और 4, तो एग्जैक्टली 3 डिफरेंट रूट रिलेटिव आ गए ना। अब ऐसा करने के लिए हम ऐसा कर सकते, या ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो एक तो ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए, तो या तो उन दोनों में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन आएगा, उन दोनों क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन आए, या ऐसा हो जाए एक के दोनों रूट सेम आए और एक के दोनों डिफरेंट आ जाए, ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। लेकिन अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे ना हम, तो उसमें किसी एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम आने के लिए उसका डी क्या होना चाहिए, तो पहले डी निकाल लो आप, ताकि मालूम पड़ जाएगा किसके रूट सेम आएंगे, जिसका डी 0 होना पॉसिबल होगा उसी के रूट सेम आएंगे, अदरवाइज रूट तो हम किसका रूट आए तो रूट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि रूट इन टर्म्स ऑफ एम आएंगे हमारे पास, इससे हम पहले डी निकाल लेते हैं ताकि डी से मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमें किसके बारे में सोचना चाहिए ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक का अगर मैं डी निकालूंगा ना तो उसको D1 बोल देता हूं मैं, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर आएगा हमारे पास ऐसा आ जाएगा, माइनस का 4AC अगर मैं निकालने लगूंगा तो -4 इंटू A इंटू C, दैट इज M स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज मैंने वो M स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4M स्क्वायर 4 पॉजिटिव आ गया है, तो यहां से अगर मैं 16 आ रहा है तो दिस इज 20 M स्क्वायर प्लस 16, अब ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यानी इसके रूट कभी सेम नहीं आ सकते, इसके रूट में सेम लाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, ये डी हमारे पास लिखा हुआ है। सेकंड क्वाड्रेटिक का अगर मैं डी निकालूंगा ना तो उसका जो डी आएगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC हमारे पास आएगा, बी स्क्वायर इज 16 -4 इंटू ए इंटू सी, अगेन नेगेटिव है तो प्लस 2M इंटू M स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 है तो मैंने 8 बाहर निकाल लिया यहां से ना, तो व्हाट डू वी गेट, दिस इज M स्क्वायर एंड प्लस कितना आएगा प्लस M एंड प्लस 2 आ जाएगा, शायद ये सही लिखा है शायद मैंने,
देखो आप क्यूब आएगा तो क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर ना, ये एम क्यूब आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल क्यूब आएगा। मैंने 8 बाहर निकाल लिया तो वहां से 2 आया, फिर वो एम क्यूब प्लस एम आ गया ना। अब इसमें हम हिट एंड टाइल लगा लेते हैं। तो इसमें अगर मैं हिट एंड टाइल लगाऊंगा तो एम इजिकल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये आ गया 8 इंटू एम प्लस 1। बाकी अब क्वालिटी का आएगा तो एम स्क्वायर, उससे एम क्यूब आ जाएगा, फिर एम स्क्वायर आएगा तो हटाने के लिए माइनस एम करना पड़ेगा, फिर +2 कर दूंगा। और ये कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसके रूट इमेजरी है। तो ये अगर जीरो होगा तो -1 पर जीरो होगा। तो सबसे पहले एम बराबर -1 को डिस्कस कर लो कि एम बराबर -1 पर इसके दोनों रूट क्या आ जाएंगे, सेम। दोनों रूट सेम आ गए, इसके रूट रियल आने वाले ही है, तो हो सकता है उसके तो सेम आ गए, इसके दोनों डिफरेंट आ गए। और एम बराबर -1 एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि एम बराबर -1 पर दोनों रूट सेम आ गए, अल्फा अल्फा, इसके बीटा कम आ जाए तो 3 डिफरेंट रूट आ जाएंगे। तो जैसे मैं एम बराबर -1 यहाँ लिखूंगा ना इस इक्वेशन के अंदर, एम बराबर -1 पर उसके रूट तो सेम आ गए, और रूट क्या आ गए, रूट आ गए हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x, एम को -1 लिखा मैंने तो वो 2 हो गया, वो भी 2 हो गया, तो +4 बन गया, मतलब वो इसके रूट 2। अब इसके रूट 2 नहीं आना चाहिए ना, इसका अगर कोई एक रूट 2 आ गया तो फिर 3 रूट नहीं आएंगे ना, इसके दोनों डिफरेंट आना चाहिए। वहां मैंने एम बराबर -1 रख दिया सेकंड इक्वेशन के अंदर। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं एम बराबर -1, तो वी गेट एक्स स्क्वायर +2x, और -1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 से 8 आ जाएगा, लेकिन इसका एक रूट 2 आ जाएगा ना, x +4 इंटू एक्स -2। तो अल्टीमेटली रूट क्या आ गए, 2 -4 2 2, तो 3 डिफरेंट नहीं आया ना, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो हम एक के रूट बराबर ला सकते थे और एक के रूट डिफरेंट ला सकते थे, उस पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लिया हमने, उससे लेकिन हमारा काम नहीं चला। तो m बराबर -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो वहां जैसे 2 2 आ गए ना वहां से, तो यहां से 3 4 आ जाते हैं मान लो, या 1 -2 आ जाते, फिर तो 3 आ जाते हैं हमारे पास। समझ रहे बात? तो ये जो पॉसिबिलिटी दिमाग में आई थी वो तो रिजेक्ट हो गई। अब क्या करें, अब ऐसा नहीं कर सकते भाई एक के सेम कर दें और एक के डिफरेंट कर दें। अब क्या करें, दोनों का एग्जैक्टली एक रूट कॉमन आ जाए। अब एग्जैक्टली 1 रूट की कंडीशन जानते हैं, अगर दोनों रूट सेम करने होते तब तो मैं रेशो बराबर कर देता, a1/a2 b1/b2 c1 बराबर, लेकिन हमें दोनों सेम नहीं करने। हमें क्या करना है, हमें जो है वो एग्जैक्टली एक रूट सेम करना है। तो जब एग्जैक्टली एक रूट सेम करना होता है तो उस केस में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एग्जैक्टली 1 रूट अल्फा है, तो दोनों में सेटिस्फाई करा दो उसको। तो उससे फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर -2m इंटू अल्फा आ गया, -2m -4 इंटू एम स्क्वायर +1। ये मैंने मान लिया उनका कॉमन रूट एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर -4 इंटू अल्फा -2m और इंटू एम स्क्वायर +1, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसके बाद एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट मान लिया अल्फा है, इसके बाद क्या करते हैं, हम यहां से अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। कंडीशन हमें एम में चाहिए तो हमें एनी हाउ अल्फा को गायब करना होता है। उसके लिए अलग अलग तरीके लगाते हैं, या तो हम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आता है, तो वो हम अवॉइड ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से इनको माइनस कर दो या अल्फा की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ तो अच्छा है बल्कि कोफिशिएंट सेम बन रहा है ना, तो फटाफट इनको माइनस करने से अल्फा आ जाता है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, जैसे इनको मैं माइनस करूंगा तो उससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू एम स्क्वायर +1 आ जाएगी, और एक उससे एम बराबर 2 भी आता है, शायद एम बराबर 2 भी आता है, लेकिन एम बराबर 2 अगेन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एम बराबर 2 पर दोनों रूट सेम आ जाएंगे, दोनों रूट कॉमन आ जाएंगे। वो तो माइनस करने से मालूम पड़ेगा, अगर आप माइनस करके आए हो, जैसे मैं करके आया हूं तो मुझे पता है कि 2 वैल्यू आएंगे यहाँ से, एक एम बराबर 2 आएगा और एक अल्फा बराबर एम स्क्वायर +1 आएगा। तो जैसे इनको माइनस करेंगे तो हट जाएगा यहाँ से, माइनस करने के बाद क्या आएगा, -2m अल्फा -4 इंटू एम स्क्वायर +1, माइनस करूंगा तो आएगा 4 अल्फा, और माइनस करने पर आ जाएगा 2m इंटू एम स्क्वायर +1। दो पॉसिबिलिटी आती है यहाँ से ना। अब यहां से अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो यहां से हम एक तो ये बोल सकते हैं कि यहां से कुछ कॉमन ले लो आप, 2 अल्फा यहां से शायद कॉमन ले लो आप, है ना, 2 अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, एंड व्हाट वी गेट अल्फा -m आ जाएगा शायद, है ना। नहीं नहीं, कैसा आएगा, कितना आएगा, अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां से कॉमन लूंगा तो कुछ अच्छा सा आ जाएगा। यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा, 2 अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 अल्फा कॉमन लेने पर ये कितना आ गया, -m, और +2 आ गया ना। और यहां से कॉमन ले लिया मैंने -2 इंटू एम स्क्वायर +1, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी गेट, दिस इज माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया हमारे पास 2, और मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ गया, -m आ गया शायद, सही है शायद, है ना, ये ऐसा आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी आ गई, ये फैक्टर कॉमन आ गया, तो उससे एक तो आ गया m बराबर 2, और एक आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर +1। अगेन हमें निकालना m ही है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं m के लिए कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो रहा है, यानी इससे ऐसा लग रहा है कि अगर m बराबर 2 होगा तो एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन आएगा, लेकिन दोनों भी तो कॉमन आ सकते हैं ना। तो हम देख रहे हैं अगर मैं m बराबर 2 अगेन लूंगा
तो देखो उससे दोनों के दोनों रूट सेम आ जाएंगे, दोनों रूट ही कॉमन आ जाएंगे, जबकि हमें तीन डिफरेंट का मतलब दो सेम आ जाए दो अलग आए या एग्जैक्टली एक कॉमन आ जाए। तो m बराबर 2 रख के देखो उन दोनों इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल बन जाएंगी, दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल बन जाएंगे। तो अगेन ये फिर वर्कआउट नहीं करेगा, अब ये पॉसिबिलिटी बची बस, यानी इसको लेने से दोनों रूट कॉमन आ गए, यानी इसी से एग्जैक्टली क्या होगा, एक रूट कॉमन आएगा। अब मुझे इससे आंसर निकालना है, कैसे निकालूं, इस अल्फा को या तो यहां रख दो या इस अल्फा को यहां रख दो, अगेन उससे फिर वापस m बराबर -1 आएगा, लेकिन वो हम पहले चेक कर चुके। तो m बराबर 3 जो आएगा वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसको रखना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ रख देंगे इसको, क्या इसको यहाँ रख देंगे, और उससे अगेन m बराबर -1 आएगा, उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो चेक कर चुके। m बराबर 3 इज द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए एग्जैक्टली 3 डिफरेंट रियल रूट आएंगे। 6 में आ गए हम, 6 में कोई डाउट हो, पहले भी आ चुका वैसे ही हमारे 11th में। 7 में कोई डाउट हो, वो एफ एन एक्स निकाल लिया हमने ना, एफ एन एक्स अगर हम निकालेंगे तो उसमें वो एफ एन एक्स आ जाता है मेरे हिसाब से हमारे पास, उन्होंने मेंशन कर ही रखा, तो x अपॉन 1 + nx आ जाता है। फिर अगर हम निकालेंगे एच एन एक्स तो ये आता है मेरे हिसाब से 1 + 2 + 2 स्क्वायर n + 2 टू द पावर n - 1 n + 2 रेज़ टू पावर n × x। और अगर मैं g3n पूछेंगे, क्योंकि वो जो दोनों ऑप्शन है ना हमारे पास, उसमें g जो है वो 3 का मल्टीपल ही चाहिए उनको ना, तो ये x आ जाता है ना, दिस विल बी x। ये निकालने आते हैं, जी एक्स हमें दे रखा है, g ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो x - 1 अपॉन x आ जाएगा, फिर g3x निकालेंगे तो वापस x आ जाएगा। तो हर बार जब 3 के मल्टीपल में आएगा तो x आ जाएगा। और अब इसको रख दो आप यहाँ पर है ना, तो अगर मैं रखूंगा वहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखता हूं तो वो हो जाएगा 1 अपॉन fn(x), ये ऐसा आ जाएगा। फिर 1/x अपनी जगह लिखा हुआ है, और अगर मैं g6 लिखूंगा तो वापस कितना आएगा, x ही आ जाएगा। तो अगर मैंने यहां से कैलकुलेट किया तो वी गेट nx = x²। तो वी आर गेटिंग x बराबर 0 एंड x बराबर n। अब देखो ये तो उसका सोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि उस इक्वेशन में ओरिजिनली क्या लिखा हुआ है 1/x, ये सोल्यूशन तो हो नहीं सकता। अब सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ऊपर सवाल में दिया हुआ है, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, दो सोल्यूशन ये आए, ये रिजेक्ट हो गया। अब सोल्यूशन जो आएगा यहीं से आएगा, और n नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं n को 1 रखूंगा तो x बराबर 1 आएगा, n को 2 रखूंगा तो x बराबर 2 आएगा, n को 3 रखूंगा तो x बराबर 3 आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि n की वैल्यूज की काउंटिंग पता लगानी है, कि वो उस सॉल्यूशन का, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन n की किस वैल्यू के लिए, या हाउ फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n द गिवन इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, ये पता लगाना है। तो n बराबर 1 के लिए ही वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि n बराबर 1 पर x बराबर क्या आएगा 1, और x बराबर 1 पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो gx है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो g ऑफ जो 3 लिखा है ना हमने, g ऑफ 6 लिखा है, g ऑफ 6 अगर x आया है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम, अगर मैं मान लो उसमें x बराबर 1 रखूंगा तो g6 1 आएगा। g6 1 आने का मतलब मैं x की जगह 1 रख रहा हूं, जबकि जो फंक्शन g ओरिजिनली है वो x बराबर 1 पर डिफाइन नहीं है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन x बराबर 1 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और दैट इज फॉर ओनली n = 1। तो n की एक ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए कि उस इक्वेशन का कोई, अगर n बराबर 2 रखोगे आप तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 3 से भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली वन वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर। इसके बाद 8 पर आ गए। 8 में मेरे हिसाब से अगेन कोई डाउट नहीं है ना, वो निकाल के देखा तो उससे क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया x बराबर -1, आंसर आया x बराबर -1, उसको सोल्व करने पर आया -1, क्योंकि ये तो g3n तो क्या होगा x ही होगा, g3n तो क्या होगा x ही होगा ना, और वो कितना आ गया, वो हमारे पास hn(x) हमने लिख ही रखा है आपको ना। तो जब उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जैसे ये सोल्व करने पर क्या आ गया, ये आ गया 2 रेज़ टू पावर n - 1, ये g भी बन रही थी ना, ये 2 रेज़ टू पावर n × x लिखा हुआ, ये hn(x) को मैंने ऐसे लिख दिया, ये hn(x) हो गया हमारे पास, और वो कितना है हमारे पास, वो x है। तो 2 रेज़ टू पावर n - 1 और इजिकल टू कितना आ गया, -x × 2 रेज़ टू पावर n - 1, x इजिकल टू -1, ये ऐसा आ गया। अब x पर पूछा गया द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल लाई इन द डोमेन ऑफ दिस। तो हम देख रहे हैं जो x बराबर -1 आया है ना, इस पर फंक्शन f डिफाइन नहीं होगा, यानी -1 f के अंदर नहीं जा सकता। और हम जो कंपोजिट फंक्शन लिखे हुए हैं उनमें अंदर 3 जगह f है, तो एक फर्स्ट ऑप्शन में f है, तो जिसे इसमें मैं x बराबर -1 लिखूंगा ना, f ऑफ -1 क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। यानी जो पहले ऑप्शन में जो गोफ एक्स लिखा हुआ है उसके डोमेन में -1 नहीं हो सकता, तो एक तो वो गलत हो गया ना। ऐसे सेकंड वाले में अंदर एफ एक्स लिखा हुआ है, और लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाले में लिखा हुआ है एफ ऑफ एच एक्स। लेकिन अगर मैं देखूं तो अगर मैं x की जगह -1 लिखूंगा तो एच एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1h -1, फिर वो अंदर f के अंदर जाएगा। तो डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर।
हमें वो टिक करना है जिसके डोमेन में -1 लाई कर रहा हो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं। आगे शीट पर आ जाते हैं अपन। शीट में एलसीडी की शीट, इसमें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 में कौन सा है, कौन सा, B3। तो B3 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो, उसमें हमें लिख लेना चाहिए कि एक्स नेचुरल नंबर है ना। हालांकि वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ना, ताकि कोई विवाद क्रिएट नहीं होना। क्योंकि जनरली क्या, अगर ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो जनरली अपन ये मान के चलते हैं, जैसे हमसे कहा जाएगा एक बहुत बड़ा नंबर सोचो आप, है ना, बहुत बड़ा नंबर सोचो, तो आप ये नहीं सोचोगे 1 करोड़ पॉइंट 1, ऐसे नहीं सोचोगे आप। तो थोड़ा बहुत बड़ा सोचना है तो 1 करोड़ पॉइंट 1 को सोचूंगा, 1 लाख करोड़ सोचूंगा, है ना, या 1 लाख करोड़ इंटू 1 लाख करोड़ सोचूंगा, मतलब 1 लाख करोड़ पॉइंट 1 नहीं सोचूंगा मैं कभी। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है, कोई कहेगा मतलब से ये सोचूंगा 1 लाख करोड़ पॉइंट 1 सोचूंगा ना। तो जनरली अगर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो वैसे तो ये मान के चलते हैं भाई एक्स नेचुरल नंबर ही है ना, लेकिन फिर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो नेचुरल नंबर होगा, तो वहां लिख देना चाहिए कि अपने को एक्स नेचुरल नंबर है ना। उससे क्या दिक्कत आएगी, ऐसा लिखने से ये आसान हो गया कि अब हम वो फॉर्मूला जो लगा रहे हैं ना वो लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर हो गया वो, ये नेचुरल नंबर लिखने के बाद। क्योंकि अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा फिर बोलोगे आप ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, ये कहां दे रखा है कि नेचुरल नंबर। तो उससे बचने के लिए हमने लिख लिया यहाँ पर है ना, और फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा अपने को, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो ना, इसलिए ऐसा लिख लेना चाहिए यहाँ एक्स बिलोंग्स टू एन। और फिर उसके बाद तो एक्स स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, और वो क्या आ गया, एन इंटू एन प्लस 1/2 आ गया ना। और नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर था, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में किसी तरह का इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में आ गए, पार्ट 2 में A2, पार्ट 2 के A2 में को डाउट हो, A2 के किसी पार्ट में डाउट हो, ये थर्ड वाला पार्ट जेई में भी आया हुआ है काफी समय पहले, थर्ड वाला पार्ट जेई में भी आया हुआ है ना, उसमें क्लियर कट है, हम डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं ना, अगर एक्स इन्फिनिटी है तो एक्स के मुकाबले साइन एक्स कुछ भी नहीं है ना, तो यानी ये मान के चल रहे हैं ऊपर एक्स लिखा हुआ है और नीचे भी एक्स लिखा हुआ है ना, या लगे भाई हम उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ऊपर नीचे से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इन्फिनिटी है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एक्स अगर इन्फिनिटी है तो साइन एक्स अपॉन एक्स 0 तो आएगा, क्योंकि ऊपर तो फाइनाइट और नीचे इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा। या हम देख रहे हैं ऊपर एक्स डोमिनेट कर रहा है और नीचे भी एक्स डोमिनेट कर रहा है, तो ऊपर भी एक्स लिखा हुआ है नीचे भी एक्स लिखा हुआ है, एक्स इन्फिनिटी मतलब नॉन जीरो है, एक्स को एक्स से काट दिया और 1 आ गया ना। S4 में को डाउट हो, S4 में को डाउट, वो लोएस्ट वाले फैक्टर में लेके आ जाओ उसको आप, तो ऊपर हमारे पास शायद डिग्री 1 रहेगी और नीचे डिग्री 2 आ जाएगी, नीचे n में डिग्री 2 आ जाएगी, क्योंकि नीचे 2 फैक्टर बचेंगे ना, n+2 इंटू n+3, और ऊपर हमारे पास सिर्फ n+1 ही बचेगा ना, है ना, जो भी बचेगा मतलब n+2+1 बचेगा ना, तो ऊपर डिग्री 1 का नीचे डिग्री 2 का, पता ना इसको, तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, B14 में को डाउट हो, तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, तो -1 की पावर n से कोई मतलब नहीं है अपने को ना, क्योंकि वो हम जैसे n नीचे आएगा ना, -1 की पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा नीचे -4 बचेगा, तो n इवन है कि ऑड है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा आंसर -3/4 ही आएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर B12, तो पार्ट 3 का B12 में को डाउट हो, भाई बेस से नहीं थर्म लगा दो उसमें पहले आप, कल भी मैंने बताया था ऐसा सवाल आपको ना, वहां भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें, हालांकि पुट करके भी कर सकते थे, बस यहाँ बेस से नहीं। लिमिट हमारे पास है एक्स अप्रोचिंग टू 0+, 0 माइनस क्यों नहीं है समझते हैं अपन, क्योंकि अगर एक्स अप्रोचिंग टू 0 लिखा हुआ होता तो जिससे 0 माइनस पर आते हैं ना अपन, तो साइन नेगेटिव हो जाता, और लॉग का नंबर या बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो वो हमने बेस से नहीं थर्म लगा दिया, उसमें आ गया ln ऑफ साइन एक्स और अपॉन ln ऑफ साइन x/2 आ गया, इससे ln ऑफ साइन x/2। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, वहां कल हमने जो सवाल किया था उसमें तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बना था, क्योंकि ऊपर ln 4 आ रहा था हमारे और नीचे ln 1 आ रहा था, है ना, तो ऊपर फाइनाइट और नीचे 0+ या फाइनाइट अपॉन 0 माइनस बन रहा था, तो वहां तो फटाफट बोल दिया भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, क्योंकि अगर x 0+ है तो 0+ पर ये 0+ आएगा, व्हाट इज ln 0+ माइनस इन्फिनिटी, अगर मैं ln 0+ की बात करूंगा तो ये ln का डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, और जैसे अगर x 0+ है तो ln कहां जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी पर जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, तो एक ही बात है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, वो माइनस साइन काट दिया हमने। अब या तो हम एल रूल लगा दें, ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दें नीचे भी कर दें, या ऐसा कर सकते हैं हम, नीचे साइन x/2 लिखा हुआ है
तो ऊपर भी sin x by 2 क्रिएट कर लो। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ln ऑफ sin x by 2 प्लस ln ऑफ 2 cos x by 2 log m into n लगा दिया मैंने, मतलब उसको 2 sin x by 2 cos x by 2 लिखा, उसमें से sin x by 2 को अलग कर दिया और 2 cos x by 2 को अलग कर दिया। अब हम देख रहे हैं भाई ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर, ये कहां जा रहा है, फाइनाइट वैल्यू पर। तो इसको अलग अलग कर लो बस आप, इसके नीचे एक बार इसको लिख लो तो वो तो कट जाएगा, है ना। और उसके नीचे लिखूंगा तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी 0, तो आंसर इज 1, 1 इज द आंसर। हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट हो इसमें, ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें थोड़ा सा एक समझने की बात है ना, ये इसमें अलग अलग तरह के सवाल ऐसे और भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स बराबर, मतलब स्टार मार्किंग भी करते रहने चाहिए अपने को। बोल रहे हैं अपने, मान लो भाई ये मुझे कभी पहली बार में मैंने किया, मुझे इसमें दिक्कत आई है ना, या कुछ सर ने कुछ बोला था ना, तो कभी मैं अगर रिवाइज करूंगा तो इन सवालों पर विशेष ध्यान दूंगा ना। तो एक्स अपॉन टी स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है एक्चुअली, तो फंक्शन डिफाइन करना है। तो इसमें हमें ये देखना है भाई लिमिट जिस पर लगी होगी ना वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल टी है। टी हमारे कंट्रोल में नहीं है, टी क्या है हम टी को फिक्स नहीं कर सकते, हम एक्स को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर लिमिट लगी होगी, जिस वेरिएबल पे वो वेरिएबल, वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है ना, बट दैट इज नॉट कांस्टेंट। मैं एक्स को कांस्टेंट नहीं बोल सकता, एक्स 0 प्लस भी है 0 माइनस भी है, लेकिन मैं इस लिमिट को तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई ये कैसा भी 0 प्लस हो, चाहे 0, सही लिखा है ना मैंने, चाहे 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, ये हम जानते हैं कि ये 0 प्लस ही आने वाला है, क्योंकि 0 माइनस का स्क्वायर भी 0 प्लस होगा और 0 प्लस का स्क्वायर भी 0 प्लस हो, तो ये तो मैं पता है ये कैसा भी हो ये 0 प्लस आने वाला है, इससे ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो टी पर अप्लाई होगा, तो ये 0 प्लस ही आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक्स अपॉन टी स्क्वायर के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि एक्स नेगेटिव हो सकता है एक्स -2 हो, तो व्हाट इज -2 अपॉन 0 प्लस, माइनस इंफिनिटी। और व्हाट इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज पाई, क्योंकि हम जानते हैं कॉट इनवर्स ऐसा एंगल होता है जो पॉजिटिव होता है, उसकी रेंज 0 to पाई होती है, उसका डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और उसका डायग्राम ऐसा बनता है, उसका डोमेन आर होता है और उसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई होती है ना। तो अगर मैं कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी निकालूंगा तो पाई आ जाएगा। तो ये हम ये इससे बोल रहे हैं कि सिर्फ इस लिमिट से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि एक्स के बारे में जानकारी नहीं है। ये लिमिट लगाने पर ये 0 प्लस पे जा रहा है, हो सकता है कि एक्स एग्जैक्ट 0 हो, तो एक्स के एग्जैक्ट 0 होने से व्हाट इज एग्जैक्ट 0 अपॉन नॉन जीरो, व्हाट इज एग्जैक्ट 0 अपॉन नॉन जीरो, तो फिर एग्जैक्ट 0 आ जाएगा ये। तो मुझे भले ही पता है कि 0 प्लस है, लेकिन मैं इस वैल्यू के बारे में कमेंट नहीं कर पा रहा जब तक कि एक्स मेरे पास नहीं हो। अगर एक्स एग्जैक्ट 0 होगा तो ये एग्जैक्ट 0 होगा, और व्हाट इज कॉट इनवर्स ऑफ 0, π/2। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो चाहे एक्स कैसा भी पॉजिटिव हो, चाहे वो 1 करोड़ हो या वो 1/1 करोड़ हो, ये इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि अगर एक्स मान लो 1 करोड़ भी हुआ, मान लो मैंने एक्स की जगह 1 करोड़ रख दिया, तो व्हाट इज 1 करोड़ अपॉन 0 प्लस। अब वो जो 0 प्लस जो नीचे आने वाला है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं आपको। मैं एक्स की वैल्यू को कुछ भी रखूंगा, रखने के बाद वो फिक्स हो जाएगी, टी फिक्स नहीं हो सकता कभी भी। मैं टी को ये नहीं बोल सकता कि वो 0.00000001 है, ये नहीं बोल सकता, टी इज नॉट फिक्स। तो अब एक्स को मैं कितना ही छोटा लिखूं या कितना बड़ा लिखूं, वो लिखने के बाद वो फिक्स हो जाएगा। मैं वेरी कर सकता हूं उसको, लेकिन एक बार में एक ही रखूंगा मैं वहां। मैंने 1 करोड़ रख दिया फिक्स हो गया वो, मैंने 1/1 करोड़ रख दिया वो फिक्स हो गया। मतलब मैं वैल्यू इस तरह से बोल रहा हूं ताकि आपको माइंड में आ जाए, हर तरह की वैल्यू रख सकते हैं हम। पॉजिटिव बोलने का मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा नंबर ही लिखूं, बहुत छोटा नंबर भी लिख सकता हूं ना, तो लेकिन मैं जो भी यहाँ लिखूंगा ना वो फिक्स हो जाएगा लिखने के बाद एक्स की जगह। तो अगर एक्स सिर्फ पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव कैसा भी हो, बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, नीचे क्या है 0 प्लस है, तो दैट इज विल बी अप्रोच टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स की जगह 1 करोड़ रखा, ऊपर 1 करोड़ है, नीचे क्या है, वही 1 करोड़ अपॉन 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी। अब मैंने लिखा एक्स की जगह 1/1 करोड़, तो वो तो और इन्फिनिटी की मदद करने आ गया नीचे। भाई अगर मैंने मान लो ऐसे लिखा 1/x को, मैंने ऐसे लिखा मैंने एक्स को, ये टी स्क्वायर आ गया,
बहुत छोटा लिख दिया मैंने, हो गया फिक्स। इससे भी छोटा लिख दो आप चाहो तो, फिक्स हो गया। लेकिन लिखने के बाद नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज 0+। भाई एक्स खुद टी खुद 0+ है या टी खुद 0- है, उसका स्क्वायर क्या हुआ, लेकिन दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज वेरी स्मॉल। तो ये इतना छोटा है कि भले ये इतना छोटा है कि अगर इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो दैट विल बी 0+ ओनली, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा वो। आप इससे और छोटा लिख दो भले आप, लेकिन लिखने के बाद वो फिक्स हो जाएगा। इस बात को समझें आप, है ना, ताकि बार बार कंफ्यूजन नहीं हो अपने को ना। लिमिट टी पे लगी हुई, टी वेरिएबल है, इनको फिक्स नहीं कर सकता मैं कभी भी। एक्स को मैं कुछ भी लिखूं, इसके अलावा मैं ऐसा लिख दूं भले एक्स को ना, हम एक्स को इतना छोटा कर दें। अब टी स्क्वायर है हमारे पास, आपको लगे आप तो और छोटा कर दो सर, हाँ छोटा कर सकते हैं, लेकिन जितना भी लिखूंगा फिक्स हो जाएगा वो। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये क्या है, वेरी स्मॉल। क्या इस वेरी स्मॉल को बता सकते हैं हम कितना है, हम जो लिखेंगे उससे भी छोटा होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली, ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली 0+ ही आएगा। तो एक्स कैसा भी पॉजिटिव हो, बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा पॉजिटिव हो, वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी पे पुश करेगा। और प्लस इन्फिनिटी, व्हाट इज कॉर्ड इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, व्हाट इज कॉर्ड इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी, 0, 0 आ जाएगा वो। और जैसे ही एक्स नेगेटिव हुआ तो एक्स कैसा भी नेगेटिव हो, ये नीचे 0+ है, ये माइनस इन्फिनिटी पे ट्रेन करेगा। तो तीन ही पॉसिबिलिटी आई, एक्स बराबर 0 ले लो, एक बार उसको पॉजिटिव मान लो और एक बार उसको नेगेटिव मान लो। और बिना एक्स को एज्यूम किए मैं इस लिमिट को कुछ नहीं कर सकता था ना, हम लिमिट को बस देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसका, बिना एक्स के बारे में कुछ सोचे हुए ना। लेकिन एक्स को जो भी सोचूंगा वो फिक्स हो जाएगा ना। स्टार मार्किंग रखे हैं और सोचे इस पे, मैंने जो बताया वो सही बोला है मैंने, वेरिएबल टी है, एक्स इज नॉट वेरिएबल। तो इसमें बस 3 केस कंसिडर कर सकते हैं अपन ना। अगर मैं एक बार देखूं, एक बार मैंने एक्स को एग्जैक्टली 0 मान लिया, तो अगर मैं एक्स को एग्जैक्टली 0 मानूंगा तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं ये एग्जैक्ट 0 हो गया, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट 0 को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा ना। हमें उसके लिमिट के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैंने एक्स को 0 लिखा तो ये एग्जैक्ट 0, ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। ऐसा भी नहीं बनेगा कि 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाएगा ना, वो एग्जैक्ट 0 है क्योंकि, तो 0 आ गया ना। अब एक्स को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, एक्स को पॉजिटिव बोलने से वो क्या पॉजिटिव है मुझे उससे मतलब नहीं है, एक है 100 है कि 1/10 है कि 1/100 है। तो एक्स के पॉजिटिव बनने से ये तो एक्स ही रहा, क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन एक्स के पॉजिटिव बनने से ये वैल्यू क्या हो गई, प्लस इन्फिनिटी। व्हाट इज कॉट इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी, 0, तो वापस ही 0 आ गया फिर ना। और एक्स को जैसे मैंने नेगेटिव करूंगा, एक्स लेस देन 0, तो एक्स को नेगेटिव करने से आ गया माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, पाई से पाई कट गया और 2x आ गया ना। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लो, चाहे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, वो ऐसे पूछ सकते हैं एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले फंक्शन बना लिया हमने, अब जो भी चाहे कोई डायग्राम बन सकता है ना। 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, अगर पॉजिटिव तो भी वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 पर 0 आ गया, पॉजिटिव पर भी 0 आ गया। अब नेगेटिव पर क्या आ रहा है, 2x, तो 2x तो यूं बनता है, लेकिन नीचे बनाना है अपने को, तो ऐसे बन जाए। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, कंटिन्यूअस थ्रू आउट डोमेन, बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो वो हो सकता है वो लिमिट नहीं पूछे, कंटिन्यूटी वगैरह पूछ लें आपसे ना, वे एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो थोड़ा फोकस करें इस चीज पर, मैंने समझाया आप। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट हो बताना है, कुछ डाउट हो इसमें, वो तो समझने के लिए आप वैल्यू लिख के देख लो। दोनों नेचुरल नंबर दे रखे हैं, बराबर दे रखे हो तो उनको बराबर मान के देख लो, बड़ा दे रखा हो तो उसको बड़ा मान लो, नीचे वाले को छोटा मान लो, तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा हमारे ना। हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट 9 में कोई डाउट हो, 9 के बाद पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट हो। 13 में सीक्वेंस का सीरीज का सवाल है, सब निकालना है बस ऊपर का ना। नीचे 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्योंकि वो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट एन क्यूब नेचुरल नंबर है ना, तो वो नीचे लिख दिया। नीचे तो 4 डिग्री का आ गया ना, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब नीचे ऊपर सम निकालना है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल हो गया है, तो उसमें जनरल टर्म लिख दो उसका बस आप ना। तो पहले वेरी कर रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्योंकि एन तो फिक्स है हमारे पास, इसलिए हम जनरल टर्म को इन टर्म्स ऑफ एन नहीं लिख रहे, जनरल टर्म को इन टर्म्स ऑफ आर लिख रहे हैं ना। तो पहले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो तो आर स्क्वायर हो गया। ये भी लगा दो भाई, सिग्मा कहां से वेरी कराना है, आर को 1 से लेकर 1 से वेरी कराना है। फर्स्ट समय 1 स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट समय एन स्क्वायर रखा तो आर बराबर 1 से एन आ गया। अब देख रहे हैं कि हमारे पास 1 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उसके साथ में n माइनस 0 लिखा हुआ है, यानी अगर वो 1 है, इस सवाल शायद क्लास में भी कराता हूं मैं ना, अगर वो 1 है तो n माइनस 0 आ जाएगा। वो 2 का स्क्वायर है तो n माइनस 1 आया, यानी 2 था तो 1 आया, 3 में 2 आएगा, और लास्ट में अगर n था तो क्या आया, n माइनस 1 आ गया, वो तभी तो 1 आ रहा है लास्ट में लिखा हुआ। तो ये n माइनस r माइनस 1 आ गया।
अब इस पर विश्वास मत करो आपके हमने सही लिखा है, इसमें एक दो वाली रख के देख लो कि सही लिखा है। आर बराबर 1 रख के देखो तो ये 1 स्क्वायर इंटू एन आ गया। आर बराबर 2 रख के देखो तो 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 आ गया। आर बराबर एन रख के देखो एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। सही लिखा है मतलब हमने। मतलब इस सम को निकाल लो आप ना। और इस सम को निकालने के लिए सिग्मा कहाँ लग रहा है, इसमें आर पर लगा हुआ है सिग्मा ना, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन। और ये क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 और माइनस आर, एन प्लस 1 इंटू माइनस आर, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। तो एन प्लस 1 को तो एक साथ क्लब कर लो ना, एन प्लस 1 को हम एक साथ कवर कर लेंगे और एन पर सिग्मा लगा हुआ नहीं है, बस उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसको लिख देंगे सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, एंड दिस इज आर स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 माइनस आर, एन प्लस 1 माइनस आर। तो ऐसा आ जाएगा ना, ये जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, एन प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर और माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन आर क्यूब। अब ये एन प्लस 1 तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, वो एन प्लस 1 मैंने बाहर निकाल लिया, एंड वी गेट एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये आर क्यूब है तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा ना। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो बस इसको अलग अलग कर लो वहां पे ना, इसके नीचे इसको लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, और इनकी डिग्री सेम है तो वो तो अलग अलग कर दिया, कट ही जाएगा ना। अब इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री भी 4 है, तो हम ध्यान से देखें। अब एन की पावर 4 का कोएफिशिएंट देखो ऊपर, वही तो बचेगा हमारे पास। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एन टू द पावर 4 इन न्यूमरेटर, 2/6। कोएफिशिएंट ऑफ एन टू द पावर 4 in this 2/6, coefficient of n to the power 4 1/4, तो 2/6 अपॉन 1/4 माइनस 1, दिस इज द आंसर। बट डिग्री सेम है तो आंसर फाइनाइट आएगा, बट हमें हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट देखना है, वही तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो n की पावर 4 का कोएफिशिएंट देखा 2/6 आया, n की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1/4, तो 2/6 1/4 माइनस 1, क्योंकि कट गया ना एक बार तो सेम आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा 2/6 अपॉन 1/4 माइनस 1। और कौन सा है, जी थे। तो आगे चलते हैं अपने ना, तो शायद सवाल वगैरह कर रहे थे हम, इनफाइनाइट लिमिट पर आ गए थे शायद ना। तो हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एग्जाम्पल भी देखा था कि उसमें आंसर अगर डिग्री का डिफरेंस हो तो इन्फाइनाइट आ जाता है, या माइनस का इन्फिनिटी आ जाता है। कई बार डिग्री का डिफरेंस नहीं होता तो भी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है ना। ऊपर नीचे की बात करें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो डिग्री का डिफरेंस नहीं होगा तो आंसर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आएगी। ऊपर की डिग्री बड़ी होगी तो आंसर इन्फाइनाइट आ जाएगा, नीचे की डिग्री बड़ी होगी तो आंसर जीरो आ जाएगा ना। हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी देखा है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी देखा है ना। नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं, लिखो आप, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x approaching to minus infinity, 3x plus square root of 9x square plus x, 9x square plus x। इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें चेक करना होता है क्योंकि शीट में एक सवाल था हमारे भी है ना, वो B3 था ना, B3 का थर्ड पार्ट, उसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रहा था, इसलिए वो चेक करना जरूरी है। पहले हम सॉल्व करते रहते हैं, रेशनलाइज करते रहते हैं, मालूम पड़ता है इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है ना, इसलिए वो चेक करना जरूरी है ना। तो इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं है, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्योंकि भले ही x माइनस इन्फिनिटी है लेकिन ये डोमिनेटिंग है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है ना। तो सोल्व करने के लिए जो भी प्रोसेस माइंड में आता है उसको फॉलो कर लेंगे हम। हो गया, आंसर इज माइनस, गलत दिखाया गया मैंने आज भी, 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस x, आंसर इज -1/6, -1/6 इज द आंसर। मैं रेशनलाइज करूंगा इसी में ना,
रैशनलाइज तो करूंगा ना, नहीं करूंगा भाई? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सोल्व करने के लिए रैशनलाइज कर दिया क्योंकि अंडर रूट वगैरह है ना। आंसर विल बी -1/6। 9x² लिखा हुआ है ना वो, 9x² एन प्लस एक्स। और वो मैं जब x बाहर निकालूंगा तो मॉड x होकर बाहर आएगा वो ना। ये कल 2 बार बताया मैंने आपको ना। वो कॉमन मिस्टेक है, बच्चों को कितना ही बोलो सुनते नहीं है ना, कितना ही उनकी मदद करने की कोशिश करो, बल्कि जितना मदद करते हैं ना उतना वो और नुकसान भुगतते हैं अपना, है ना। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है ना, जितना किसी चीज को पॉइंट आउट करके बताओ बार बार, वो उसको उतना ही निगलेक्ट करते हैं ना। ऐसा नहीं कि ध्यान दे लें उस बात पर ना, वो उसको उतना ही निगलेक्ट करते हैं। पता नहीं वो आंसर लाने की इतनी जल्दी रहती है अपने को कि वो सब कुछ गलत कर देते हैं उसमें अपन। आंसर इज -1/6। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, रेशनलाइज कर दिया मैंने ना। रेशनलाइज अगर करूंगा तो माइनस साइन ले लूंगा मैं ना, और माइनस साइन लेके रेशनलाइज कर दूंगा। तो हम जानते हैं माइनस साइन लेंगे तो ए प्लस बी और a-b बनेगा। तो इसका स्क्वायर आएगा ना, कुछ कैसे भी लिख लो, तो a प्लस बी, इसको आगे लिख लो उसको आगे लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने इसको a प्लस बी रीड कर लिया। तो व्हाट इज a²? 9x² प्लस एक्स माइनस b² इज, अब जैसे यहां ऊपर लिखा है ना उसी हिसाब से नीचे लिख दूंगा मैं ना, अंडर रूट ऑफ 9x² प्लस एक्स। और यहां क्या लिखूंगा? -3x लिख दूंगा ना। सही है, इससे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब हम देख रहे हैं ये तो हट जाएगा यहां से। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर? 1। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आंसर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर ऊपर की डिग्री हल्की सी बड़ी होती तो आंसर इनफाइनाइट, नीचे की डिग्री बड़ी होती तो आंसर 0। हमने देखा है कल सवाल करके ना। अब ये एक फाइनाइट वैल्यू आने वाली है। अब आंसर कैसे निकालेंगे? ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, डिग्री 1 है, तो मुझे क्या करना है? कंसेप्ट तो है, नीचे हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है? 1 डिग्री का है, तो मुझे एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो मुझे ये तो मालूम पड़ गया एक्स से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ? पहले एक्स जनरेट कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ये तो तैयार है एक्स बाहर निकाल के, इसको मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूँ। तो कैसे बाहर निकालूंगा? x² कैसे आएगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स में एक्स क्या है? नेगेटिव, तो -x बन जाएगा वो। तो कल छोटा सा सवाल किया था हमने, उस छोटे से सवाल से बात समझ में आ जानी चाहिए हमारे ना। तो ये एक्स तो लिखा हुआ ही था, मैंने यहां से x² को बाहर निकाला, बाहर मॉड एक्स होकर आ गया। तो कितना बचा हमारे पास? 9 + 1/x एंड -3x। अब x नेगेटिव है, तो मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे। मॉड एक्स को हम लिखेंगे -x। ये -x लिख दिया। अब क्या करूं मैं? x ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। अब नीचे भी तैयार कर लिया मैंने, ऊपर भी तैयार कर लिया ना। अब x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं x से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो व्हाट वी गेट? x अप्रोचिंग टू -∞। x से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर 1 आ रहा है, नीचे डिवाइड करने पर क्या आ गया? -√9 + 1/x²। और यहाँ कितना आ गया? -3 आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, और नीचे की लिमिट नॉन जीरो आ गई ना, इसीलिए वो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री लेते हैं अपन, ताकि एक बार उससे डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर की जो लिमिट है वो 0 नहीं आया ना। और अपन अलग अलग जब भी करना चाहें अलग अलग कर दें लिमिट को। ऊपर 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? -3 और -3, -1/6 इज द आंसर। आंसर इज -1/6। तो इस तरह से कोशिश करते रहेंगे अपन लिमिट निकालने की ना। लिखें, एक और लिखें नेक्स्ट। लिमिट x अप्रोचिंग टू -∞, लिमिट x अप्रोचिंग टू -∞। थ्री एक्स टू द पावर 4 + 2x² sin of 1/x प्लस मॉड x का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन मॉड x³ प्लस मॉड x² प्लस मॉड x + 1। ये लिमिट हमें निकालनी है ना। इसमें बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है ना, हमें बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें यूज करनी पड़ेगी इसके अंदर अपने को ना, तब जाके इसका आंसर निकाल पाएंगे ना। सबसे पहले जो समस्या आ रही है शायद मोड से आ रही है, थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंट सा लग रहा है अपने को ना, तो सबसे पहले उसका इलाज करने की कोशिश करो आप।
and the answer is -2. Limit exists and limiting value is -2. थोड़ा सा हो सकता है इसमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी रिक्वायर्ड हो, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम बहुत ज्यादा सोचेंगे, तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। तो सबसे पहले क्या है, मॉड एक्स हमारे पास है और एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स को -x लिख दो आप। तो एक तो वो समस्या जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, वो हट जाएगा यहाँ से। तो मॉड एक्स को क्या लिखा मैंने, -x, तो -x का होल क्यूब क्या आ गया, -x क्यूब आ गया, -x का होल स्क्वायर -x + 1। नीचे यहां मैंने लिखा -x क्यूब लिख दिया है, +5 लिखा हुआ है ना, 3x⁴ 2x² sin of 1/x। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो या तो थोड़ा मैं दिमाग लगाऊं उसमें ना, अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। दिमाग ये लगा रहा हूं मैं, लिमिट निकालने के लिए दिमाग ये लगा सकता हूं उसमें कि पहले मैं ये देख लूं भाई डिग्री का मिसमैच है क्या। हो सकता है वो डिग्री का मिसमैच देखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड हो, है ना, जो हो सकता है वही हम सोच नहीं पाए। लेकिन अगर उसका दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। भाई अगर मान लो मिसमैच होगा तो ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। नीचे की डिग्री ज्यादा होगी तो डिग्री का मिसमैच नहीं होगा तो आंसर फाइनल। या तो हम इस पर सोचेंगे भाई क्योंकि नीचे की डिग्री मुझे क्लियर कट दिख रही है कि नीचे की डिग्री 3 है ना, और ऊपर की डिग्री देखने लग रहा है भाई ऊपर 4 डिग्री का है, ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 डिग्री का है, लेकिन भाई इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मुझे ये पता लगाने के लिए कि भाई डिग्री का ऊपर डिग्री 3 का है या 4 का है, अगर मैं इसको या तो इंटरप्रेट कर पाऊं इसी स्टेप पर, मैं इंटरप्रेट करके आगे बढ़ पाऊं, मुझे अगर नॉलेज है तो मान लो, नहीं है तो मैं क्या करता हूं भाई आंसर अपने आप आएगा। कंसेप्ट ये लिखाया गया है कि भाई डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री हो ना उससे डिवाइड कर दो आप। तो क्योंकि मान लो मैं पता नहीं लगा पा रहा कि ये 3 डिग्री का है कि 4 डिग्री का, तो छोड़ दूं मैं इस बात को ना, या तो आगे हो सकता है मेरी नॉलेज बढ़ जाए और मैं पता लगा पाऊं और मैं सोच पाऊं कि आंसर हो सकता है ये डिग्री 4 का आ रहा हो तो मैं आंसर यही बोल दूंगा इन्फिनिटी आएगा, ये डिग्री 2 का आ रहा होगा तो मैं यही बोल दूंगा आंसर 0 आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं अभी फॉर द टाइम बिंग अगर मैं पता नहीं लगा पा रहा तो मैं छोड़ देता हूँ उस बात को ना, और जो प्रोसेस है उसको पकड़ लेता हूँ। भाई कुछ भी हो, ये लिखाया गया डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री उससे डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब से क्या करो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप। और अगर मैं एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर को देखें, जिसे डिवाइड किया डिनोमिनेटर से फ्री हो जाएंगे अपन, क्योंकि अब वो 0 पे अप्रोच नहीं करेगा ना। तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं 1/x, एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं 1/x², एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं आ जाएगा ना। तो जैसे मैं लिमिट नीचे लगाऊंगा नीचे क्या आएगा, -1, तो नीचे से फ्री हो गया। अब मुझे सारा फोकस ऊपर करना है ना, तो मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूं, एक्स क्यूब से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x + 2/x एंड साइन ऑफ 1/x, और ये कितना आ गया -1 और +5/x³ आ गया ना। अब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर से फ्री हो ही चुके, फोकस ऊपर करना है। तो हम देखें भाई इसमें ये तो 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये -1 है, इससे मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अच्छी बात क्या, साइन का एंगल 0 पे जा रहा है, तो अब हम इससे क्योंकि अगर मैं लिमिट यहां लगाऊंगा ना तो ये तो -1 है, ये कितना है 0 है, मुझे ये देखना है बस, नीचे कोई दिक्कत है नहीं लिमिट लगाने में, मुझे यहां देखना है बस कि भाई ये कहां अप्रोच कर रहा है ना। तो उसके लिए मैं देख रहा हूं भाई अच्छी बात ये लिमिट लगाने पर साइन का एंगल 0 पे जा रहा है, तो मैं अभी ये कोशिश करता हूं सेम एंगल नीचे क्रिएट कर लूं, नीचे 1/x क्रिएट कर लेता हूं मैं, है ना। नीचे क्यों भाई, नीचे 1/, अब नीचे 1/x क्रिएट करने के लिए क्या करूं, मैंने यहां से फिर x कॉमन ले लिया। मैंने यहां से अगर x डिनोमिनेटर में आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, जिससे मुझे लगा साइन का एंगल 0 पे जा रहा है, तो मैं सेम एंगल नीचे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मुझे यहाँ x चाहिए, ताकि उस x को मैं नीचे ले जाऊं और क्या बन जाए, वो 1/x बन जाए। तो मैंने यहां से फिर x कॉमन ले लिया, यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ये बाहर x आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। भाई x को नीचे लाने के लिए मैंने x क्रिएट कर लिया वहां, या मैं 1/x कर देता और वहां भी 1/x कर देता, ऐसा भी कर सकता था, लेकिन मैंने अब उस x को नीचे लेके आ जाऊंगा, इस x को मैं नीचे लेके आ गया, मैं जो कर सकता था वो कर लिया मैंने। अब मैं लिमिट लगा के देखता हूं, नीचे लिमिट -1 आ रही है, अब ऊपर क्या है 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं मैं इस लिमिट को क्या मैं यहां और यहां और यहां अलग अलग लगा सकता हूं कि क्या यहां पर और यहां पर अलग अलग लगा सकता हूं कि यहां लगाने पर -1 आएगा, यहां लगाने पर 0 आएगा, और अगर मैं यहां लगा रहा हूं तो ये 3 पे अप्रोच कर रहा है, व्हाट इज दिस 1, तो 3 -1 + 0 2/-1, आंसर इज -, तो बच गए उस बात से हम, हमें वो डिग्री का मिसमैच चेक नहीं करना पड़ा ना, क्योंकि हो सकता था अगर हम चेक करते तो अभी चेक नहीं कर पाते, लेकिन उससे बच गए अपन, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट लगाया, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है ना, जो भी उससे आंसर आना होगा अपने आप आ जाएगा। तो मुझे डिग्री का मिसमैच चेक नहीं करना पड़ा इसमें ना,
वो अभी अपने आप चेक हो जाएगा आगे जाके, जब अपना अपनी नॉलेज बढ़ेगी तो अपने आप चेक कर पाएंगे कि वो डिग्री 3 का था कि डिग्री 4 का था, है ना। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, जितना आता है उससे काम चल गया हमारा, ठीक है ना। तो आंसर इज माइनस। तो उसको आसान कर लिया, आसान करने के बाद फिर हमने बेसिक कंसेप्ट लगाते गए और कैलकुलेट करते गए, उससे लिमिट निकल गई बढ़िया आसानी से। लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस 7, फाइंड दिस लिमिट। तो ये तो क्लियर कट है ना, आंसर इज 0। भाई ऊपर एक फाइनाइट नंबर है, नीचे इनफाइनाइट है, तो आंसर इज 0। है कि ऊपर की डिग्री 2 है सर, नीचे की डिग्री 1 है। भाई ऊपर की डिग्री कैसे भी हो, ये एंगल कैसा भी हो, भले ये इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा, -1/7। तो ऊपर एक फाइनाइट नंबर आने वाला है जो -1/7 के बीच में, और नीचे कितना है, इनफाइनाइट। तो व्हाट इज फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी। तो इसमें तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है, क्लियर कट इज 0 है ना। भाई वो डिग्री की बात ही नहीं कर रहे, वो एंगल कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है। कॉस थीटा इज फाइनाइट नंबर, नीचे इनफाइनाइट है, आंसर इज क्लियर कट 0। इसको कमेंट करना है एग्जाम, ये कैलकुलेट करना है 10x अपॉन x। हम जानते हैं 10 की रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। तो पहले तो हमने बोला भाई कॉस की रेंज -1 से 1 होती है, तो वहां क्लियर कट था, ऊपर फाइनाइट आएगा नीचे इनफाइनाइट आएगा। अब हम यहां नहीं बोल सकते कि ऊपर फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि 10 थीटा की रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है, उसका डोमेन r-2n+1 × π/2 होता है, उसका पीरियड पाई होता है, वो एक ऑड फंक्शन होता है, उसका ग्राफ भी हमें पता है, -π/2 से π/2 में। आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें भी यही बोल सकते हैं ना, आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि पहली बात तो हमें पता नहीं है कैसा है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, हो सकता है ये π/2 का ऑड मल्टीपल ही हो। जैसे मैंने बोला था ना अभी आपको कि अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो ठीक है, वो हम सोचें अगर ध्यान से तो माइंड में एक नेचुरल नंबर ही आएगा हमारे ना, बहुत बड़ा नंबर, पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं आएगा, या 1 करोड़ इंटू √2 हमारे माइंड में नहीं आएगा। लेकिन वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि भाई इन्फिनिटी, तो भाई कोई बोल सकता है मैं तो ऐसे सोचूंगा, ये भी तो नंबर बहुत बड़ा है ना। आपने कहाँ लिख रखा है कि नेचुरल नंबर है या वह है, तो इसलिए कई बार जब जरूरत पड़ती है, जैसे उस सवाल में जरूरत थी वरना फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तो मैंने वहां बोला भाई यहाँ देना चाहिए कि एक्स नेचुरल नंबर है, ताकि अपन सम ऑफ एक्स नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा सके। यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो हम ये नहीं बोल सकते, ये तो पता है नंबर बहुत बड़ा है, हो सकता है ये पाई का मल्टीपल हो सकता है ये पाई का मल्टीपल हो। अगर ये पाई का जैसे मान लो 1 करोड़ पाई हो गया है, 1 करोड़ इंटू पाई, और अगर 1 करोड़ इंटू पाई को देखें तो 1 करोड़ एक इवन नंबर है, तो 1 करोड़ इंटू पाई यहां आएगा। और पाई के चाहे पाई प्लस की बात करें चाहे माइनस की बात करें, 10 क्या होगा, तो ये तो अप्रोच करेगा 0 पर, और ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। भाई अगर मान लो मैं एक्स को 1 करोड़ पाई मान लूं, या लिखो एक्स इज 1 करोड़ पाई, तो ये तो 1 करोड़ इंटू पाई हो गया। अब चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं, नीचे तो बहुत बड़ा नंबर है, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी। हो सकता है कि ये एक्स हमारे पास π/2 का ऑड मल्टीपल हो, π/2 का ऑड मल्टीपल, यानी जैसे हम जानते हैं ना, अगर जैसे 10 के ग्राफ की बात करें अगर हम तो ये 10 का ग्राफ हमारे पास है π/2 से -π/2, क्योंकि 10 का पीरियड पाई होता है। अगर ये ग्राफ भी मुझे याद है तो पूरा ग्राफ मुझे याद है, इसका मतलब इसी ग्राफ को पकड़ के आगे पीछे पेस्ट कर दो। तो हम कह रहे हैं ये जो एक्स है बहुत बड़ा है, लेकिन हमने ऐसे ले लिया इसको, यानी यहां ले लिया हमने, इस जगह ले लिया यहाँ, तो मैंने एक्स को ऐसा कर दिया 2n पाई प्लस π/2, और बोल दिया भाई एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, एन बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, तो ये वेरी लार्ज हो गया ना। ये जो इनफाइनाइट, समझ रहे मेरी बात, ये इनफाइनाइट जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक्स एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकता है पाई का मल्टीपल हो,
हो सकता है बहुत बड़ी वैल्यू ऐसी हो। अब ये एंगल अगर मैं एन को बहुत बड़ा लिख दूंगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी। लेकिन अब ये वैल्यू कहाँ आने वाली है, यहाँ आने वाली है इस जगह, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 यहाँ आने वाला है। तो अगर एक्स इस क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा हूँ मैं, तो जैसे ही इससे बड़ा एंगल लिखूंगा ना तो मैं यहां आ जाऊंगा, 10 विल बी माइनस इनफाइनाइट। मेरी बात समझ रहे? और अगर मैं इधर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो एक बार वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक बार वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट दिस वैल्यू या अबाउट दिस लिमिट। तो देयरफॉर वी हैव टू से दैट द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब कोई एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी, तो मुझे वो भी बतानी पड़ेगी फिर आपको ना। वरना तो फिर अपन ये भी बोल सकते हैं फिर अगर ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन 1/x, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर तो ये भी तो फाइनाइट ही आ रहा है, यहां तो ये भी पता नहीं है फाइनाइट आएगा नहीं आएगा, हो सकता है बहुत लार्ज आ जाए ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ तो हमें पता है फाइनाइट आएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या आएगा नहीं बता सकते, इसलिए हम यहां भी बोलते हैं लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। यहां तो पता ही नहीं है क्या आने वाला है, फाइनाइट आने वाला है कि 0 आने वाला है कि इन्फिनिटी आने वाला है। तो यहां बोलेंगे लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। मेरे हिसाब से समझ में आया शायद, है ना? नेक्स्ट सवाल लिखे है ना, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 3 to the power n plus 4 to the power n upon 2 to the power n plus 5 to the power n। ये लिमिट मुझे निकालनी है ना। n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है इसमें ना। थोड़ा बहुत करना चाहिए, मतलब जो बेसिक चीज है उसको बार बार मैं हर बार बोलता हूँ, लगभग हर बार आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में जरूर बोलता हूँ ना, किस तरह का फॉर्म आ रहा है इसमें ना। क्योंकि वो अगर मैं खुद भी सवाल करूंगा तो मैं इससे बाय इससे भी करूंगा ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करूंगा, उसको रिमूव करने की कोशिश करूंगा, कुछ एक्सटर्नल लिमिट है उनको याद रखूंगा, उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है ना। अब तक क्या था, वेरिएबल हमारे पास अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी पर, तो जब वेरिएबल इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा था तो कंसेप्ट क्या था, अब यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पावर अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पे एक्चुअली ना। अब तक हमारे पास एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी था या एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी था। तो हमारी कोशिश ये थी कि जब वेरिएबल इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा हो तो उसको कहां लेके आ जाओ आप, डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ उसको आप। अब तक ये कंसेप्ट था हमारा, ताकि वो डिनोमिनेटर में आते हुए 0 पे टेंड करेगा और लिमिट वगैरह के निकालने के बारे में सोच सकेंगे हम। अब तो क्या है, पावर इन्फिनिटी पे जा रही है ना, तो हम यही देखते थे डोमिनेटिंग कौन सा है। डिनोमिनेटर के अंदर डोमिनेटिंग देखा करते थे, डिनोमिनेटर के अंदर डोमिनेटिंग कौन सा होगा, हाईएस्ट डिग्री का टर्म डोमिनेटिंग होगा, तो उस हाईएस्ट डिग्री टर्म से क्या करते थे, डिवाइड कर लेते थे। अब यहाँ डिग्री की बात नहीं कर रहे अपन, अपन ही बोल रहे हैं कौन सा नंबर डोमिनेटिंग है। हम जानते हैं ये भी इन्फिनिटी है क्योंकि हम बेस 1 से बड़ा है, और अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायग्राम ऐसा बनता है, और अगर बेस 1 से छोटा होता है तो डायग्राम ऐसा बनता है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो पावर को बढ़ाते रहो, वैल्यू लगातार क्या होगी, बढ़ती रहेगी, और एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन सबका बेस 1 से बड़ा है, यानी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, और वाली इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ये कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म होता नहीं है, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे। लेकिन अब डिनोमिनेटर में देखेंगे अपन, डिनोमिनेटर में डोमिनेटिंग कौन सा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बस उससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे आप। डिनोमिनेटर को ही बचाते हैं अपन, क्योंकि जिससे मैं लिमिट अलग अलग लगाऊंगा ना तो डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं आना चाहिए, ताकि अलग अलग अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आए। इसलिए डिनोमिनेटर में डोमिनेटिंग टर्म देखते हैं अपन। अब सबसे बड़ा नंबर ये है ना, ये सबसे बड़ा नंबर ही आएगा, ऊपर नीचे मिला के सब जगह देख लो आप, पर इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप। जैसे इससे ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 होल पावर n आ जाएगा ना, +1। ये आ जाएगा 3/5 होल पावर n आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4/5 होल पावर n। अब पावर कहां जा रही है, इन्फिनिटी पर, लेकिन बेस क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया ना। और अगर बेस 1 से छोटा है, अगर y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x में अगर a 1 से छोटा है तो फिर डायग्राम ऐसा बनता है ना। और अगर ये पावर इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये 0 0 अपॉन 0 + 1, आंसर इज 0। तो ऊपर 0 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए ना। इससे डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होता है या डोमिनेटिंग होता है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0। ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया। लिखें एक सवाल और लिखें, यानी इसमें यह है कि जब भी हमारे पास पावर इन्फिनिटी अगर होगी तो हमें बेस के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि उसका बेस किस तरह का है। उसका बेस 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है,
-1 से 1 के बीच में है या -1 से छोटा है, ये सोचना पड़ेगा ना। जैसे आगे बढ़ने के पहले अगर मान लो हल्का सा एक सवाल करने की कोशिश करें अपन, मान लो लिखे f(x) इजिकल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n। इसकी बात करें मान लो अगर अपन, अगेन लिमिट कहां लगी हुई है, n पर लगी हुई है ना, लेकिन हम इस लिमिट का कुछ नहीं कर सकते, यानी n वेरिएबल है, n इज नॉट फिक्स। मैं नहीं बोल सकता कि n 1 करोड़ है या 1 लाख करोड़ है, n इज वेरिएबल, वो इतना बड़ा है कि मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन फंक्शन किसका है, x का है। अब मैं इस लिमिट का कुछ भी नहीं कर सकता। सभी एक सवाल किया था ना हमने कॉर्ड इनवर्स वाला, तो मैंने काफी टाइम भी दिया, समझाया भी था आपको ना, बिना x के हम कुछ नहीं कर पा रहे थे वहां। लेकिन x वेरिएबल नहीं था, x कांस्टेंट था, मतलब रखने के था वेरिएबल, लेकिन उसको अगर मैं एक बार रख दूंगा फिक्स हो जाएगा वो। t वहां वेरिएबल था, t को मैं फिक्स नहीं कर सकता था ना, ऐसे में यहाँ n को फिक्स नहीं कर सकता। अगर मैं x की कुछ वैल्यू रखूंगा तो रखने के बाद वो फिक्स हो जाएगी। अब मैं इस लिमिट का कुछ नहीं कर सकता, कब कर पाऊंगा, जब मुझे x के बारे में पता होगा कि अगर x एग्जैक्टली 1 है तो व्हाट इज द लिमिट, 1, बिकॉज एग्जैक्ट 1 रेस्ट पावर इंफिनिटी इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो जो भी 1 है या 0 या इंफिनिटी है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यहां तो अगर मैं x को 1 बोल दूंगा ना तो 1 तो एग्जैक्ट 1 हो गया, उसके ऊपर पावर इंफिनिटी है तो 1 आ जाएगा ना। तो अगर x एग्जैक्टली 1 हुआ तो 1 की पावर इंफिनिटी को मैं 1 बोल दूंगा। अगर x -1 हुआ तो -1 की पावर भी इवन है हमारे पास, तब भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा वो ना। अगर x 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा रेस्ट पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, क्योंकि हम ये जीपी का कॉम्बिनेशन निकालते ना, अगर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात करें तो दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, और हम इनफाइनाइट जीपी का सम तभी निकाल सकते हैं जब उसका r -1 से 1 के बीच में होता है। उसका लॉजिक यही है, क्योंकि अगर ये -1 से 1 के बीच में होगा ना, अगर कोई भी नंबर 1 से -1 के बीच में है तो पावर भले इंफिनिटी है, इट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, ये 0 पर अप्रोच कर जाएगा, और जैसे ये 0 पर अप्रोच करेगा तो a/1 - r आ जाएगा। लेकिन अगर r कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा रेस्ट टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो मैं ये तो बोल दूंगा सब इंफिनिटी आएगा, वैल्यू क्या आएगी नहीं बता पाऊंगा मैं ना। अगर r -1 से कम हो जाएगा, कोई भी नंबर अगर -1 से छोटा है, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ा है ना अपन ने, कई बार नंबर बहुत छोटा होता है लेकिन पावर बड़ी करते हैं तो बड़ा बड़ा होते होते बड़ा हो जाता है वो ना, और कंपैरिजन करने के बाद वो नंबर बड़ा हो जाता है ना। तो हम कह रहे हैं अगर ये नंबर जस्ट 1 से जस्ट बड़ा हो गया अगर तो इंफिनिटी, -1 से कम हो गया मतलब माइनस का 1.1, माइनस का 1.2, -2, -3 हो गया, और पावर अगर इंफिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की पावर इवन है कि ऑड है। जैसे अगर मैं मान लो ये बोल लूं -2 पावर इंफिनिटी n और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो ये मुझे पता है कि ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि n इवन है कि ऑड है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए ना। या तो मैंने लेकिन 2n लगा रखा है तो उसको तो इवन कर रखा है मैंने ना, लेकिन यहां अगर ऐसा होता तो मैं ये बोलता कि मैग्नीट्यूड इंफिनिटी आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा जानकारी की आवश्यकता है कि n इवन है कि ऑड है, लेकिन आएगा इंफिनिटी। तो इसलिए हम बोलते हैं ना अगर ये -1 से कम भी हो गया और पावर अगर इंफिनिटी है तब भी आएगा कितना, इंफिनिटी आएगा। अगर ये 1 से बड़ा हो गया पावर तब भी इंफिनिटी आएगा, और उन दोनों केसेस में सम नहीं निकाल सकता। फिर अब बात होती है r बराबर 1 की, तो r बराबर 1 होगा फिर तो फॉर्मूला का यूज ही नहीं कर सकता, फिर तो मैं r बराबर 1 रख के देख लेता हूँ वहां, और सम कितना आता है n a आ जाता है सम। फिर r को -1 लिखूंगा तो एक 1 आएगा, एक -1 आएगा, एक a आएगा, एक -a आएगा, तो सम या तो a आएगा या फिर 0 आएगा। अब बचा -1 से 1 तो फिर 0 हो गया, और उस टाइम हम सम निकाल पाए, a/1 - r आ गया ना। तो जब भी पावर इंफिनिटी पे जाएगी मुझे बेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि बेस एग्जैक्टली 1 है क्या, एग्जैक्टली -1 है क्या, 1 से -1 के बीच में है क्या, 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है क्या, तब तक मैं उस इंफिनिटी पावर का यूज नहीं कर सकता है ना। समझ में आ गया। अब यहां देखते हैं हम, हमारे पास ये लिखा हुआ था ना, तो इसमें हमें ये तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक एक्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो क्या करें, सबसे पहले लेते थे एक्स को 1 मान लेते हैं अपन, ये मैंने मान लिया x1 हमारे पास, x इजिकल टू +-1, x अगर 1 होगा तो एग्जैक्ट 1 है वो, तो वैल्यू क्या आ गई 1, भले n कितना ही बड़ा है अब कोई बात नहीं। x अगर एग्जैक्ट -1 है तो अगेन पावर इवन है, भले इंफिनिटी है लेकिन इवन है तो अगेन 1 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 1, यानी fx की वैल्यू आ गई 1 x बराबर +-1 पर। जब भी पावर इंफिनिटी हो ना मतलब हमें बेस के बारे में सोचना ही पड़ेगा, वरना पावर का कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि लिमिट सिर्फ पावर पे लगी हुई है, पावर ही वेरिएबल है। एक्स को मैं कुछ भी रखूंगा तो वो फिक्स हो जाएगा ना, एक्स को कुछ भी रखूंगा तो फिक्स हो जाएगा, और रखने के बाद अब आते हैं कि अगर एक्स 1 से -1 के बीच में, नंबर है -1 से 1 के बीच में और पावर इंफिनिटी है 0, तभी तो इन्फिनिट जीबी का ये फॉर्मूला डिराइव कर पाए थे अपन। अब ये 0 आ गया ना, यानी अब चाहे एक्स को हाफ लिखो, 1/3 लिखो, माइनस का हाफ लिखो, इस सब पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब क्या बचा हमारे पास, 1 से बड़ा नंबर और -1 से छोटा नंबर बचा। तो अब ये बोल सकते हैं कि मॉड एक्स 1 से बड़ा है, तो दोनों बातें कवर हो गई, एक्स 1 से बड़ा भी हो गया और एक्स, अब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जो मैग्नीट्यूड है बेस का वो 1 से बड़ा हो गया, मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो गया, पावर क्या है इन्फिनिटी, और वो प्लस इन्फिनिटी है नो डाउट, क्योंकि इवन है ना हमारे पास वो। तो अब चाहे नीचे अगर ऑड भी, अगर नीचे नेगेटिव भी होगा तो पावर तो इवन है, तो मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है इसका, प्लस इन्फिनिटी आने वाला, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये 1 भी आ सकता है, ये 0 भी आ सकता है, ये इन्फाइनाइट भी आ सकता है। तो बिना उस बेस के हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, अगर पावर सिर्फ इन्फिनिटी पे अगर पावर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, तो जब तक बेस के बारे में जानकारी नहीं है अपन कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, ठीक है ना। वो एक सवाल कर रहा था मैं आपको, इवेल्युएट लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इवेल्युएट लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, 2 raised to power 3n, 2 raised to power 3n plus 5 into 2 raised to power n, 2 raised to power 2n and plus 3 into 2 raised to power n plus 2 upon 2 raised to power 3x plus 1, 3n plus 1, this is 3n plus 1 plus 7 into 2 raised to power 2n, 2 raised to power n plus 2 minus 3. Evaluate this limit. अगेन जहां भी पावर लगी हुई है वो इन्फिनिटी है और इन सबका बेस 1 से बड़ा है, तो मैं लिमिट लगाकर बोल सकता हूं कि सब इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बेस के बारे में पता है, इनकी पावर सबकी इन्फिनिटी है और सबका बेस मुझे 1 से बड़ा दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि सब इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मुझे बेस के बारे में पता नहीं होता तो फिर मुझे बेस के बारे में सोचना पड़ता कि बेस एग्जैक्टली 1 है क्या, बेस एग्जैक्टली -1 है क्या, बेस 1 से बड़ा है क्या, बेस -1 से छोटा है क्या, या बेस -1 से 1 के बीच में, ये मुझे सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ बेस वेरिएबल नहीं है, बेस फिक्स है। अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है ना, ऊपर भी क्योंकि इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री तो नहीं बोल सकते अपन, डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है देखना है ना, किसका बेस सबसे बड़ा है, तो जिसका बेस सबसे बड़ा है उससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो हमने डिवाइड कर दिया 8 टू द पावर n से डिवाइड कर दिया ना भाई, यहां बेस कितना दिख रहा है 2, यहां बेस कितना है, क्या हम बोल सकते हैं बेस को 2 भी बोल सकते हैं, बेस को 8 भी बोल सकते हैं ना भाई। यहां देखो, यहां इनमें डोमिनेटिंग कौन सा है, सबसे बड़ा ये है ना, यही सबसे बड़ा है। नीचे सबसे बड़ा कौन सा है, नीचे सबसे बड़ा यही है ना, तो इसे से क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ना। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम चाहें तो, दिस इज 8 टू द पावर n, यूं देखो आप चाहो तो 5 into 4 to the power n, 3 into 2 raised to power n plus 2 upon, this is 2 into 8 to the power n plus 7 into 4 to the power n plus 4 into 2 raised to power n minus 3। अब हो सकता है समझ में आ जाए। अब डोमिनेटिंग कौन है, बस उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप। ऊपर देखो मत क्या है, ठीक है, वो ऊपर भी 8 टू द पावर n अवेलेबल है, लेकिन हमें तो नीचे देखना है, नीचे डोमिनेटिंग कौन सा है, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो आप दिख रहा है ये डोमिनेटिंग है, सबसे बड़ा बेस इसी का तो है भाई, तो एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू इसी की आएगी। तो 8 टू द पावर, थोड़ा कंफ्यूजन था तो क्लियर कर लिया अपन ने। और ऊपर नीचे क्या करो, 8 टू द पावर n से डिवाइड कर दो, तो जिसे मैं ऊपर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे। समझ में आ गया जीरो कैसे होंगे, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2, तो हाफ आ गया आंसर, हाफ इज द आंसर। क्लियर हो गया शायद मेरे हिसाब से ना, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब उसको पावर 3n 2n कहीं नजर आ रही थी, लग नहीं रहा था कौन बड़ा है, तो सबकी पावर को सेम कर लिया हमने, ताकि जिसका बेस सबसे बड़ा नजर आया ना
उसी से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, n फैक्टोरियल माइनस 5 to the power n plus 2 raised to power n upon n to the power n plus 9 to the power n plus n square। सोचना पड़ेगा अपने को, अपने आप को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि मैं सर इस तरह से बता रहे हैं, मैं इस तरह से सोच रहा हूं, और जिस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे पकड़ना पड़ेगा। हो गया? एंड द आंसर इज 0 इज द आंसर, क्योंकि n टू द पावर n सबसे बड़ा है। भाई अपने को डिनोमिनेटर में मिल जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में डोमिनेटिंग टर्म मिल जाए, बस उसी से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। पहले अपन टर्म की बात करते थे, हाईएस्ट डिग्री टर्म, अब डिग्री की बात नहीं कर रहे, अब डोमिनेटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं। नीचे सबसे बड़ा कौन सा है ये देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा वाला ये तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है ना भाई, ये तो 9 की पावर इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर है, ये इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है ना, तो सबसे बड़ा ऊपर नीचे सबसे बड़ा यही है ना, बस इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा 0, आ रहा है समझ में? 0 0 और नीचे कितना आया 1 आया, बाकी सब 0 हो गए, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0। क्लियर है मेरे हिसाब से ना? आंसर विल आउट बी 0। लिखें एक सवाल और लिखें, let fx is equal to let fx is equal to let fx is equal to limit n approaching to infinity, n approaching to infinity 1 plus sin x whole power n plus ln x upon 2 plus 1 plus sin x whole power n, then comment about the continuity of fx, then comment about the continuity of fx। मतलब ऑब्वियस बात है, कमेंट करने का मतलब है भाई कहां है कंटिन्यूस हो सकता है, कहां डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ये कमेंट करना है अपने को। 10 मिनट पढ़ सकते हैं ना हम चुपचाप? हाँ ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, मतलब आपसे, आपको लगे नहीं पढ़ सकते छोड़ दूंगा फिर मैं तुरंत, और जिस दिन लगे नहीं पढ़ सकते उस दिन बोल देना आप नहीं पढ़ सकते, मैं तुरंत छोड़ दूंगा, है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि आप दुआएं देते रहे मेरे को अंदर ही अंदर, है ना, और दुआएं मेरे को लगती रहे, तो ऐसा काम क्यों करें फिर अपन, तो जिस दिन मूड नहीं हो उस दिन बोल भी दिया करो आज नहीं पढ़ना सर, तो उस दिन तुरंत आपके कहते मना कर देंगे, नहीं पढ़ाएंगे आपको ना, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। अब पहली बात आती है कि भाई अगर मैं कहीं भी कंटिन्यूटी को डिस्कस करूंगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी ड्यू टू ln x, जहां फंक्शन डिफाइन होगा वहीं तो बात करूंगा ना मैं। 10x है तो पाइवेट ऊपर डिस्कस थोड़ी करूंगा, पाइवेट ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, और फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए उसका डिफाइन होना जरूरी है। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा उस पॉइंट पर तो लिमिट चाहे एग्जिस्ट कर रही हो नहीं कर रही हो वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो हम किसी पॉजिटिव वैल्यू पर डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। अब सवाल आता है डाउट कहां आएगा कंटिन्यूटी के बारे में, या मैं पहले इस फंक्शन के बारे में सोचूं भाई इस फंक्शन को थोड़ा बहुत बनाऊं मैं, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ ना, जैसे वो था ना कॉर्ड इनवर्स वाला फंक्शन, अभी लिमिट कॉर्ड इनवर्स पे लगी हुई थी, उसको डिफाइन किया हमने, वो एक बार कितना आया, एक बार x बराबर 0 पर 0 आ गया, जिससे x पॉजिटिव आया उसके लिए वापस 0 आ गई, और x नेगेटिव आते ही वो कितना आया 2x आ गया ना, और एक बार फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैं कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर पाया। अब यहां देखें हम कि हम इस लिमिट का कुछ नहीं कर पा रहे, लिमिट पावर पे लगी हुई है, पावर कहां अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पर, तो ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ना, यानी इस लिमिट से यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लिमिट यहां अप्रोच अप्लाई हो रही है और ये पावर इन्फिनिटी है, तो मैं इस इन्फिनिटी पावर का कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं हो।
अब अगर ये एग्जैक्ट 1 होगा तो व्हाट इज एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी 1। अगर ये एग्जैक्ट -1 होगा तो एग्जैक्ट -1 की पावर n में एक्स्ट्रा जानकारी रिक्वायर्ड थी कि n इवन है कि ऑड है, लेकिन हम जानते हैं जो 1 + sin x है वो कभी -1 होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता, कभी अगर ऐसा होगा, जैसे मैंने x की पावर 2n लिया था ना अभी, तो मैंने कहा था भाई वहां 2n है, पावर इवन है, तो चाहे 1 हो चाहे x -1 हो वो वैल्यू 1 आने वाली है। कभी अगर ऐसा होगा कि वो नीचे और नीचे अगर नेगेटिव आ रहा है और पावर n ऊपर है, तो या तो एक्स्ट्रा जानकारी होगी हमारे पास, तभी अपन कमेंट कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में, वरना कमेंट नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन हम देख रहे हैं भाई ये कभी -1 हो नहीं सकता, इनफैक्ट नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 + sin x हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब ये क्लियर हो गया कि ये 0 0 से बड़ा है, तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये 1 से छोटा है, 1 है या 1 से बड़ा है। क्योंकि अगर ये 1 से छोटा हुआ, अगर 1 + sin x 1 से छोटा हुआ और पावर इंफिनिटी है तो वो 0 पे टेंड करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर 1 + sin x 1 से छोटा हुआ, पावर इंफिनिटी है तो वो 0 पे टेंड करेगा। 1 + sin x एग्जैक्टली 1 होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 + sin x जैसे ही 1 से बड़ा होगा वो इंफिनिटी पे टेंड करेगा, क्योंकि 1 + sin x नॉन नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो हमें -1 होगा इसके बारे में नहीं सोचना, वो -1 से छोटा होगा इसके बारे में नहीं सोचना, वो 0 से -1 के बीच में होगा इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है ना? अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा, बस ये सोचना है मुझे ना। तो पहले हम देखते हैं 1 कब होगा। जहां 1 होगा ना उसी के आसपास क्या होगा, 1 से बड़ा या छोटा होगा। तो हम देखते हैं कि 1 + sin x एग्जैक्टली 1 कब बनेगा, जब sin x 0 होगा, है ना। तो ये लिखा मैंने f(x) बराबर, इस फंक्शन को पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो मैंने लिखा sin x बराबर 0, x के बारे में नहीं लिखा मैंने लिख दिया sin x बराबर 0, बस ऐसे लिख दिया। मैं x तो अपने आप निकाल लूंगा वहां से, sin x बराबर 0 लिख दिया। अब x की जिन वैल्यू पर sin x 0 हुआ उन पर ये एग्जैक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। अब एग्जैक्ट 1 अगर मुझे पता है तो मैं लिमिट के बारे में सोच सकता हूं ना। अगर ऐसा होने पर ये एग्जैक्टली क्या है, 1। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी क्या है, 1। तो ये कितना आ गया, 1 + ln x अपॉन 2 + 1। इसको काटो और घर ले जाओ आप, और उसके और टुकड़े कर दो। भाई गुस्सा निकाल लो अपना, और क्या है ना, ऐसे निकालो गुस्सा। रोज नहीं आते ना, उससे ये होता है फिर ना। टीचर कितना ही बोल रहे, माँ बाप कितना ही कर लें, अपन कुछ नहीं कर सकते ना। हम जब तक खुद नहीं चाहेंगे ना, औरों को ब्लेम करते रहेंगे, औरों में आरोप लगाते रहेंगे, औरों की गलतियां निकालते रहेंगे, हम ऐसे बैठ के ऐसे सवाल पूछेंगे फिर हम। क्या पूछा है बताओ, बताओ आप क्या पूछा है आपने। हाँ, 1 की पावर इंफिनिटी। अब क्या इसका जवाब देना चाहता है कोई, कोई बच्चा इनका जवाब देना चाहिए। बोल रहे हैं आप ये 1 होते ही 1 की पावर इंफिनिटी बन जाएगा और इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। जवाब दो इनका, क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्ट 1 है ना। आप ना तो रेगुलर आते हैं क्लास के अंदर ना, सैटरडे को नहीं थे ना आप क्लास में, मुझे ये भी पता है आप सैटरडे को क्लास में नहीं थे। ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा आपको यार, जो आप ये याद रख रहा है कि सैटरडे को नहीं था क्लास में। सैटरडे को निकले आज 4 दिन हो गए ना, और मुझे बता सैटरडे को नहीं थे क्लास में। मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, ऐसा टीचर है आपके पास, ये बता सकता है आपको कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है क्लास में। ऐसा ना तो आज तक मिला होगा ना कभी मिलेगा आपको टीचर। और मैं बता रहा, इसको पॉइंट आउट किया इसी ने पूछा है, मुझे बताया सैटरडे को नहीं था क्लास में, और आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं यार, मतलब टीचर को आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। मतलब वो आपको मोटिवेट करने में लगा रहता है, आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं ये सवाल पूछ के, जबकि साफ साफ लिखा रखा है आपको, एंटरटेनमेंट फॉर्म का मतलब समझाया है ना। मतलब कितना दुख होता है बच्चा सवाल पूछ रहा है ना, इसका मतलब वो जागरूक ही नहीं है ना, बस वो चाहता है जिस दिन मैं जागरूक बनना चाहूं उस दिन जागरूक बन जाऊं उसमें ना। मतलब फर्स्ट्रेट कर रहे हो आप, मेहनत करने वाले को भी फर्स्ट्रेट कर रहे हो आप, है ना। खुद तो मेहनत कर नहीं रहे, और जो मेहनत करके बता रहा है आपके लिए कर रहा है, वो खुद के लिए भी नहीं कर रहा, वो आपके लिए कर रहा है। उसका जीवन तो बन चुका अब, वो आपके लिए कर रहा है जो भी कर रहा है ना, कि जो यहाँ आया है वो निराश होकर नहीं जाए, हमको बुरा भला बोल के नहीं जाए वो ना, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है बस। वो ना पैसे के लिए कर रहा है ना किसी और के लिए कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है। आपको लगता है पैसे के लिए करते हैं ना, पैसे के लिए इतनी मेहनत नहीं की जाती है ना, इस कम मेहनत से भी काम चल जाता है ना, मक्कारी करके भी पैसा कमाया जा सकता है।
तो अगर गलत फहमी हो ना आपको, हम लोग पैसे के लिए पढ़ाते हैं, तो इस पैसे कमी को दूर निकाल दो आप सबसे जल्दी है ना। और आप ऐसे सवाल कर रहे हैं इस मोमेंट पर है ना। अभी मैंने आज भी ये बात बोली है मैंने कि 1 की पावर इन्फिनिटी में एग्जैक्ट 1 होगा तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा ना, वो सब अप्रोचिंग वैल्यूज होती है ना। और इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं फिर आप खड़े हो गए ना। सॉरी तो अपने आप से बोलो आप, हम कोटा में आए और रेगुलर भी नहीं आ रहे पढ़ने, मेरे से सॉरी बोल के क्या होगा, बैठो आप नीचे। जबकि मैं रोज बोलता हूं आपसे सारी इंटरमीडिएट फॉर्म लिखा करो आप, रोज बोल रहा हूँ बात में, मैं जानता हूं क्योंकि याद ही नहीं रहेगा आपको ना इतना वो, या तो फिर आप नजरअंदाज करते हैं उन बातों को ना, यार इनकी आदत रोज रोज ऐसे बोलना है ना कि रोज लिखा करो, ऐसे ही बोलते हैं रोज ही, क्या लिखेंगे रोज है ना, उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं तो उस चीज को फिर है ना। वो एक बेसिक चीज है, हम लिमिट का सवाल कर रहे हैं। कहीं मतलब आपने नहीं पूछा कि एक्स अप्रोचिंग टू में आपने एन बराबर इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख दिया है, जबकि फर्स्ट लेक्चर में वो समझा के स्टार्ट कर रहे हैं हमने। तो अपने को ऐसा नहीं कि हम जब जागेंगे जब सवेरा होगा, सवेरा अपने टाइम पर ही होता है ना, हमें टाइम पर जगना पड़ेगा तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे ना, वरना सोते रह जाएंगे फिर हम। तो यहां हमारे पास आ गया एक्स अप्रोचिंग 0, बाकी सबका जवाब मिल गया शायद है ना, हो सकता है बाकी औरों के भी कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। जिनको डाउट चल रहा होगा, काफी लोगों की मदद करी शायद उन्होंने ना, ये सवाल पूछकर काफी लोगों के मन में हो सकता है वो डाउट आ रहा हो कि 1 की पावर इन्फिनिटी इन्होंने इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखा है, इसको 1 कैसे लिख रहे हैं ना। तो आपने काफी लोगों की मदद कर दी वैसे ना, तो वो मनी मन थैंक यू बोल रहे होंगे आपको ना कि भाई इन्होंने सबके डाउट क्लियर कर दिए हमारे ना, हमारे मन में डाउट आ रहा था, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सबके डाउट क्लियर कर दिए इसने ना। तो ये 1 + ln x अपॉन 2 + 1 आ गया ना। अब क्या करें, साइन एक्स 0 अगर हो रहा है तो वो एग्जैक्ट 1 हो रहा है। अब 0 के आसपास सोचो आप, एक बार 0 से बड़ा करो और एक बार 0 से छोटा कर दो, तो साइन एक्स सबकी बार 0 से बड़ा कर दिया मैंने, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। जैसे साइन 0 से बड़ा होगा, व्हाट इज 1 + sin x, 1 से, अब वो 1 से कितना ही बड़ा हो, भले 1.001 ही हो, वो 1 से बड़ा हो गया, पावर कितनी है, तो वो इन्फिनिटी पे डोमिनेट कर। तो अब अगर मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूं तो ऐसा होने पर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अब जिसके कारण इन्फिनिटी बन रहा है क्या करूं, डिनोमिनेटर में लाऊं, तो ऊपर नीचे वाले एक्सप्रेशन को मैं इससे क्या करूं, डिवाइड कर दूं। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो 1 + 0, क्योंकि वो एक्स कैसा भी हो, अब मैं एक्स को भले कितना भी रख दूं, भले वो नंबर बहुत बड़ा भी आ सकता हो, लेकिन वो इससे बड़ा नहीं आएगा क्योंकि एन अनकंट्रोलेबल है, भले वो 1 से जस्ट बड़ा ही हुआ हो, लेकिन एन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, चाहे हम एक्स की जगह 1 करोड़ रख दें। आपको लगे भाई एलन 1 करोड़ भी तो बहुत बड़ा आ सकता है, सर कैसा भी आ जाए, वो उससे बड़ा नहीं आएगा क्योंकि वो दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, और वो समझनी पड़ेगी आपको, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि एक्स को मैं कुछ भी रखूं, बहुत बड़ा रखूंगा तब भी वो फिक्स होगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट एन पर लगी हुई है। रखने के बाद वो कंट्रोल में आ जाएगा एक्स, लेकिन एन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते ही ये आ गया 1, वो आ गया 0 अपॉन 0 + 1, तो लिमिटिंग वैल्यू इज 1, तो ये आ गया 1 जब साइन एक्स पॉजिटिव है। अब ये सोचना है कि साइन एक्स नेगेटिव है, इसलिए पहले मैंने 0 सोचा कि भाई वो 1 कब बन रहा है, 1 बन रहा है ऐसे पर, मतलब इसके आसपास सोच लो कि वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो साइन एक्स इज लेस देन -1 लेस देन 0, जैसे ये नेगेटिव हुआ ना वो 1 से कम हो गया, लेकिन 1 से कम हुआ तो हमें चिंता हुई कि हो सकता है वो 1 से कम है, -1 से कम नहीं हो जाए वो, लेकिन -1 से कम होगा ही नहीं वो हम पहले ऑब्जर्व कर चुके इस बात को कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि 1 कब होगा, 0 से 1 कब होगा और 1 से बड़ा कब होगा, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं वो। तो जैसे साइन नेगेटिव होगा ये 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज 0, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं, ये 0 हो गया, वो ln x बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दिस इज ln x, 2 आएगा शायद ना, नीचे 2 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। बताओ इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक, अब कहां चेक करेंगे हम, जहां साइन 0 हो रहा होगा, और साइन 0 कहां होता है, एन पाई पर, उस एन पाई में एन क्या होता है, इंटीजर, लेकिन वह इंटीजर नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि एक्स वरना ln x डिफाइन नहीं होगा। तो हमें चेक करना है x इज इक्वल टू एन पाई पर, और इस एन पाई में एन क्या है, एन पाई नेचुरल नंबर है ना, तो मैं पाई पर चेक करूंगा, मैं 2 पाई पर चेक करूंगा, मैं 3 पाई पर चेक। अब जैसे मैं चेक करके देखूं, ये हमने पहले पाई वगैरह कुछ नहीं लिखा वरना ज्यादा कंफ्यूजन होता है उससे, हमने सिर्फ साइन एक्स की बात की। अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ 0 हो रहा है ना, वो वैल्यू निकाल लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स बराबर पाई पर चेक करना चाहूँ तो एक्स बराबर पाई पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा, अब क्लियर कट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पाई पर ये क्या होगा 0 होगा, तो पाई रख दूंगा बस मैं यहाँ ना, तो 1 + ln पाई अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना। अब मैं पाई प्लस पर निकालूंगा तो पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऐसा होने पर साइन नेगेटिव हो जाएगा।
बस यहाँ x बराबर पाई रख दूंगा मैं, तो ln पाई अपॉन 2 आ जाएगा। लिमिट बराबर ही नहीं आ रही है, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। एक और चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, एफ ऑफ पाई माइनस की बात करें अपन है ना, पाई माइनस पर साइन पॉजिटिव होगा, और साइन अगर पॉजिटिव है वैल्यू विल कम आउट टू बी 1, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट एंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल पाई। जितने भी पाई के मल्टीपल आएंगे सब पर डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि दिख रहा है ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हमारे पास आ रहे हैं ना, ये अलग आएगा ये अलग आएगा, तो फंक्शन जहां भी हम पाई के मल्टीपल हैं वहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं फिर अपन है ना। तो होमवर्क लिखिए आप, वरना फिर कोई और पूछ लेगा पटांग सवाल। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, बस 2 मिनट की बात हो रहा है ना, 2 मिनट की बात हो रहा है बस, फिर बाद में रुक जाना आप, थोड़ी देर आपस में रुक लेना एक दूसरे को, और आराम से बात करना है ना। मैं उनको बोल दूंगा बाहर नहीं निकालेंगे आपको। ऐसा भी कर दूंगा मैं ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 B4 का फर्स्ट पार्ट करना है एंड थर्ड पार्ट करना है। C6 करना है। पार्ट 2 B9 करना है इसमें। ये करके लाना है ना।